बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज कल मैं वॉक करी थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फूल खिले देखे ना, तो ऐसे लगा जैसे बहुत ज़माने के बाद को बड़ी खूबसूरत सी चीज़ जो है वो देखने में आई है। और मुझे लगा कि हमजा, आपको याद है बचपन में जब हम छोटे छोटे से होते थे तो अचानक घास पूरी पीली हो जाया करती थी, हर चीज़ जो है ना उसका रंग येलो हो जाता था और पता चल जाता था बाहर जो है वो आ गई है, दिन मौसम बदलने वाला है और हालात भी हमारे बदल जाएंगे और बड़ा इंतजार होता था, बहुत इंतजार होता था। लेकिन इस दफ़ा जो है ना फरा, बहार ऐसे आई है, अचानक से आ गई है। मतलब कि कुछ बारिशें होती थी, बारिशें होने के बाद मौसम तब्दील हो रहा होता था, सर्दी जा रही होती थी। सर्दी तो रात सोए थे, सुबह उठे पता लगा कि सर्दी चली गई है, भाई बारिशें भी नहीं हुई है। सर्दी तो चली गई है, बहार तो हम ही अब ढूंढ रहे हैं कि बहार होती थी यहाँ की, वो कहाँ गई है। चलो एक दिन ही सही बाहर में इतनी गर्मी है, दिन में टेम्परेचर यहाँ पर जो है गाड़ी का जो बता रहा होता है 30 तक 29 तक तो कल मैंने देखा। और फिर एसी जो है मैंने टेम्परेचर देखे, मैंने कहा पसीने क्यों आ रहे हैं, तो सर्दियों के दिन अभी तो बाहर है। तो वो फिर मुझे अच्छा अभी हम फिर उस परेशानी में हैं। कुछ लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, कुछ ने स्वेटर्स पहने हुए हैं, कुछ हैं जो टी शर्ट्स तक आ गए हैं। मामला इधर अब जो है ना दरमियान में आ गया। लेकिन बाहर आ रही है, बाहर आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जब आप देख रहे होते हैं ना, आपको वैसे ही आप ताजगी आना शुरू हो जाती है, आप वैसे ही बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, आपका दिल करता है कि यही मौसम रहे। हाँ, लेकिन इस दफा लग रहा है ना कि जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्ते आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। अभी कुछ दिन लगेंगे, हाँ कुछ दिन लगेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये दिन हमें पता ही ना चले, पत्ते भी एक दिन रातों रात जो है सब निकल आए और इतनी गर्मी जो है। मेरे ख्याल में जावेद अख्तर साहब ने बहुत पहले जो है ना ये सोच लिया था, समझ लिया था कि 2021 में बाहर ऐसे आएगी। हाँ। अच्छा, एक और भी है ना कि इस दफा बाहर आई है ऐसे जैसे कासिद पूछा यार से बेनीलो मुराम आए। सो इस दफा तो बिल्कुल ही बाहर ऐसी आई है जैसे नहीं। मेरे पास आईना उर्दू होती तो मैं आपको तशरीह करके सुना था कि जो फरा इस वक्त कह रही है ना, वो मंजर भोपाली साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि कुछ लोग बाहर पे ना अफसरदा भी हो जाते हैं। कहते हैं बाहर आने से पहले बहुत ज़रूरी है जो जख्म पिछली बहारों के हैं वो भर जाएं। तो लोग जो है ना कुछ उदास भी हो जाते हैं बाहर को देख के, तन्हा होते हैं ना, जो अकेले होते हैं। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ जा निकला। एनीवे, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह करे हमारी जिंदगियों में बाहर सदा बाहर रहे। और वो कहते हैं ना कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ पे जो बाहर है वो सदा बाहर रहे। और ये उसी वक्त होगा जब हम अपने ये जो मौसमियाती तब्दीली इनके बारे में भी विजिलेंट रहेंगे। इतनी हम बात करते हैं कि मुझे लगता है अब तो लोग हमें देख के हमजा ही कहते होंगे ये बात इन्होंने तो यही बात करने वाले हैं। और अल्लाह करे ऐसा हो कि आप बयाबान में ना हो और घर में बाहर आई हो, आप घर में ही हो और घर में बाहर आए। आपके जो गालिब ने कहा था उससे चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए। अब बढ़ते हैं एक तरफ जिसके लिए हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो मामला है बच्चों से रिलेटेड। बच्चों को लेकर हम सब बड़े परेशान थे। कोरोना वायरस के बादल कुछ छटने लगे हैं हुकूमती फैसलों से, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि अभी भी आपने एहतियात करनी है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, मामलाती जिंदगी मामूल पर आने लगे हैं, चीजें नॉर्मल हो रही हैं। और मैं तो कहूँगी ये दोबारा से वो बहार है जो कि हमारी जिंदगियों में लौट रही है। और ज़िंदगी की रवा दवा जो ज़िंदगी है ना, इससे बड़ी खूबसूरती और कोई नहीं है। जब सुबह मैं आ रही होती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे एक्साइटेड हैं, भाग रहे हैं, कोई लेट हो रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, इतनी दिल को खुशी होती है। वो जो एक एलियनेटेड सी वर्ड लगती थी, हम उससे अब निकल रहे हैं। 1 मार्च से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ये ऐलान जो सामने आया है, जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने अपनी ट्वीट में इसका ऐलान किया था और कहा था कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं 1 मार्च से हफ्ते में 5 रोज़ खोले जाएंगे। अच्छा, यानी कि अल्टरनेट डेज पर जो बच्चों को बुलाया जाएगा वो मामला शायद फिर ख़त्म किया जा रहा है ना, कि पहले पीर को बुलाया, फिर वो बच्चा बुध को आ रहा था, फिर फ्राइडे को आ रहा था, तो अब शायद 5 दिन बच्चों को बुलाया जाएगा। क्या हाजिरी भी पूरी कर दी जाएगी? मेरे बच्चे तो 5 के 5 दिन ही जा रहा था। लेकिन अब इम्पोर्टेंट सवाल है पेरेंट ये है ना हमजा, के जिन बच्चों के अब मई जून में मतलब एग्जाम्स हैं, कैम्ब्रिज हैं, या फिर अगर उनके ये तय कर लिया है कि पेपर कब लेने हैं, तो फिर उनकी सेशन कब तक चलना है, तो जब तक चलना है ताकि पेरेंट्स कुछ तो प्लान कर सके ना कि 2 महीने हैं आगे मैट्रिक और एफएससी के जो बच्चे हैं। शायद अब चीज़ें कुछ नॉर्मल हो जाएंगी जब ये फैसले किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसले खुशाइंद होंगे, बेहतर रहेंगे और हमें फिर से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी दुआ भी है। हुकूमत ने एक फैसला किया है। बड़े शहरों में ये जो 50% बच्चों को बुलाने की पाबंदी थी वो भी 28 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। ये भी
ट्वीट के अंदर लिखा था शफकत महमूद साहब ने। शफकत महमूद साहब ने मजीद कहा कि अल्लाह के फजल से हम नॉर्मल हालात की जानिब जा रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ NCOC ने मुल्क भर में मज़ारात खोलने, शॉपिंग मॉल्स के औकात कर बढ़ाने और होटल्स में इंडोर डाइनिंग की सहूलत फराहम करने की इजाज़त भी दी थी। ये भी फैसला कुछ किया गया। यूके ने भी इसी तरह का ऐलान किया, उन्होंने भी कैटेगरी 4 से 3 कर दी है, यानी थोड़ा सा नरमी उन्होंने भी किया, लेकिन वो तो इतनी तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और इतनी ज़्यादा उनकी जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन लग चुकी है ऑलरेडी। सो उनकी तरफ से तो अब एक वो सिक्योर खुद को फील करे, और हमारे यहाँ पर उसे कहना चाहिए ना अल्लाह का फजल और करम कि हम हिट दोबारा नहीं हुए सेकंड वेव में भी। आपके हाल में हमजा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो लगता है बच्चे जो हैं वो ज़रा थोड़े से कंफ्यूज है। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अभी कुछ तैयार नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स से अगर आप बात करें तो कुछ पेरेंट्स तो कहते हैं कि हाँ हो जाना चाहिए, जो वैसे ही कोरोना को लाइट ले रहे थे, जिन्होंने संजीदा लिया और संजीदा लिया भी जाना था, वो भी परेशान है कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं। अमवात तो अभी भी हो रही हैं, हम देखते हैं कि कोरोना केसेस भी सामने आ रहे हैं। फिर वैक्सीनेशन पाकिस्तान में भी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को हो रही है, वो भी सिर्फ 2.5 लाख है। अच्छा हम साहब, जैसे मेरे घर में है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो एज्ड हैं, बच्चों ने स्कूल से वापस आना है, वहाँ बड़े कंसर्न है। अच्छा कि आप बच्चे को भेज तो देंगे मगर वो वापस आएंगे, घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे तो ठीक है कोप कर लेंगे, लेकिन आप क्या ये खतरा लेने के लिए तैयार हैं? जबकि हमारे यहाँ अभी तक सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी वैक्सीनेशन नहीं उस तरह से हुई है। सो ये इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में काशिफ मिर्जा साहब से जानते हैं कैसा डिसीजन है। काशिफ मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसा गवर्नमेंट का डिसीजन? पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स अभी परेशान हैं, बच्चों को भेजें ना भेजें, ये अब 5 दिन बुलाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी, क्या होगा? जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर, आपने इसको बड़ा राइटली इसको टिकअप किया है। और ये मैं पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगा और उनको इत्मीनान भी बल्कि हम देंगे कि माजी में भी जिस वक्त तालीमी अदारे खुले हैं तो पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर समेत हमारे जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उन्होंने विजिट किया, आपके मीडिया ने भी देखा, अल्लाह का शुक्र है कि तालीमी अदारों के हवाले से SOPs का मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया गया। और यही वजह थी कि आपको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम तालीमी अदारों के हवाले से ऐसी सामने नहीं आई। लेकिन आल्दो में हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ ये इश्यूज हैं, जहाँ हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और हम ये समझते हैं कि अगर तालीमी अदारों में हमारे बच्चे आएंगे, टीचर्स होंगे, हमारे पेरेंट्स आएंगे, तो वो अवेयर होंगे इन SOPs के ऊपर कैसे अमल दरामद करना है। और ये आपने पर्सनली देखा भी है कि दरवाजे से ही SOPs के ऊपर अमल दरामद करने का एक सिस्टम और मैकेनिज्म जो है पूरे पाकिस्तान की तादारों में डेवलप किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यूटी और अनसर्टनिटी की वजह से शायद उसमें गैप आता रहा है। लेकिन अगर ये मुसलसल क्लासेस होंगी तो इसमें ज़्यादा एतमाद भी आएगा। और रहेगी बात सोशल डिस्टेंसिंग की, वो इंशाल्लाह हम मेंटेन रखेंगे। उसमें इसका हल हमने पहले भी गवर्नमेंट को दिया था कि अगर ये एक दिन के अंदर डबल शिफ्ट हम करेंगे तो उससे जो ऑलरेडी जो क्लासेस का जो इशू था, और बड़े क्लास शहरों में तो अभी भी मेरा ख्याल है उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो अल्टरनेट डेज पे ही होगा। लेकिन 1 मार्च को ये पोजीशन ज़्यादा क्लियर होगी, होपफुली कि वहाँ पे भी कोई ये इशू नहीं होगा और हम इसको जो है SOPs के मुताबिक देखें। 2-3 चीज़ें हैं, पेरेंट्स को भी, हमें भी और पूरी सिविल सोसाइटी को इसका ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का और जो मास्क और तीसरा सैनिटाइजर का इस्तेमाल। बिल्कुल मिर्जा साहब ये भी फरमाइएगा, सेशंस का तयन हो चुका है, वो जैसे हम पिछली दफ़ा भी बात कर रहे थे, क्या ये तय हो गया कि मैट्रिक वाले बच्चों ने कब अपीयर होना एग्जाम में, FSC वालों ने कब तक, कितने अरसे तक उन्होंने स्कूल आना है, कब से छुट्टियां होंगी, बाहर की छुट्टियां होंगी, गर्मियों की छुट्टियां कब कैसे होंगी, इन तमामी स्केड्यूल्स कुछ हो गए हैं सेट? देखिए इस हवाले से तो बड़ी एक कंफ्यूज सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है। सिंध की आफ्टर 18 अमेंडमेंट हर सुबह चूंकि आज़ाद है अपने फैसले करने में, सिंध की जुलाई 2 ऑनवर्ड है छुट्टियों का, और उन्होंने सेशन भी इसी तरीके से जो है एंड करना है बाय द एंड ऑफ द जून। जबकि हमारे यहाँ पंजाब में ग्रेड 8 तक उन्होंने 1 अप्रैल से कहा है, और उसके जो 9, 10th है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस हैं उसके लिए उन्होंने उसको ग्रेजुअली आगे कर दिया है और उसको जून और सितंबर तक वो लेकर गए हुए हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इसी तरह हम अगर देखते हैं तो आपका बलूचिस्तान और AP के वहाँ तो 2 सेशन चलते हैं, विंटर का अलग है और समर जोन का अलग है। सेम गिलगित बल्तिस्तान और AJK में भी है।
तो इस्लामाबाद में भी इस तरह का एक अजीब सी कंफ्यूज सिचुएशन की हुई है। मिर्जा साहब, इस दफा ना अभी कुछ दिनों में मतलब 1-1.5 महीने में रमजान मुबारक का आगाज भी हो जाएगा और उस वक्त गर्मी भी खासी होगी, तो ये मुश्किल होती है हमेशा, और इस टाइम पे वेकेशंस आ जाती होती हैं। तो इस दफा यानी इन मामलात को नहीं अभी तक अरेंज किया गया कि कैसे होगा, क्या होगा। गर्मियों की शिद्दत जब होगी, हीट वेव्स जब होंगी, तो बच्चे क्या उस वक्त स्कूल जा रहे होंगे? आप कह रहे हैं अगर जुलाई अगस्त तक सेशंस जा रहे हैं, तो फिर क्या बच्चे उन दिनों में स्कूल जा रहे होंगे? अच्छा, इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली रमजान के मंथ में जिन बच्चों ने रोजे रखने हैं, क्योंकि अमूमन बच्चे ग्रेड 5 से नीचे तक तो रोजे वगैरह से अमूमन नहीं उनका होता, लेकिन ये है कि टीचर्स को और पेरेंट्स को उसके हवाले से जरूर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और इस अप्रैल में आ रहे हैं रमजान, तो उम्मीद है कि उतनी गर्मी 12 अप्रैल में नहीं होती जितनी जून जुलाई में है। तो उस वक्त तक मई में तो वैसे भी ईद के जो है हमारी प्रोसेस से हम गुजर चुके होंगे, तो जून तक तो गर्मी, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का समर जोन ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। बिल्कुल ठीक। काशिम मिर्जा साहब, हमें आप ये बताएं कि हमने पेरेंट्स को कन्विंस करना है अगर कि आप अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजें, तालीमी इदारों में भेजें, तो हमें कुछ उनको बताना पड़ेगा। जब पहले स्कूल खुले तो स्कूल्स में कितने केसेस आए, कितने केसेस सामने जो उम्मीद की जा रही थी उससे कम केसेस आए, वो हमारे साथ ज़रा शेयर करें कि स्कूल्स में कोरोना सबसे कम फैला या ज़्यादा फैला, या बच्चे जो है महफूज रहे, ताकि पेरेंट्स जो है कन्विंस हो सकें। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपने बहुत राइटली हाईलाइट किया कि जिस वक्त 15 अगस्त को ऑनवर्ड जब तालीमी अदारे हम लोगों ने खोले हैं, तो फिर उससे लेकर आज तक 2 लाख से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग की गई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस में। और ये अल्लाह का शुक्र है कि इसमें बहुत कम एक जो थे केसेस ऐसे थे जो हाईलाइट हुए। टोटल 400 केसेस थे जो पूरे पाकिस्तान में ये आइडेंटिफाई हुए, जिनमें से स्कूल एजुकेशन वाली साइड में सिर्फ 90 केसेस आए, और उन 90 केसेस में से भी 80 केसेस पब्लिक स्कूल में आए, क्योंकि वहाँ SOPs के लिए बजट एलोकेशन नहीं हुई। अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे भी 2.5 करोड़ बच्चा हमारा ही है। और 10 केसेस ऐसे थे जो कि आए, लेकिन सबसे खुशाइन बात ये थी कि ये इसमें बच्चा कोई जो जूनियर सेक्शन या ऐसी क्लासेस जिनमें खतरा होता है उसमें से कोई नहीं था, क्योंकि यूनिसेफ का और WHO की भी ये एक हेल्थ एडवाइजरी थी कि अंडर 16 एज जो कोरोना है वो बच्चों के ऊपर उसके इम्पैक्ट बहुत कम है, क्योंकि अल्लाह ने उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रखा है। दूसरी बात ये थी कि हमने ये भी देखा कि जब वो स्कूल में आए तो ये प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ने ये खुद बात की थी, इवन के असद उमर ने भी ये बात की कि स्कूल से कोरोना नहीं फैला, क्योंकि देखें जब बच्चे एजुकेट हो रहे होते हैं तो वो उनको पता है कि मास्क। मिर्जा साहब, यहाँ बहुत अहम बात यह है कि हुकूमत ने कहा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हम उनको सबसे पहले तरजीह देंगे। वो अच्छी बात है, ज़रूर ऐसे होना चाहिए, लेकिन टीचर्स भी तो अब अगर उन्होंने भी काम करना है, तो क्या आप लोगों ने ये बात रेस की कि हुकूमत टीचर्स को भी फौरी तौर पे वैक्सीनेशन जो है वो करवाए, वैक्सीनेट करवाए, और जो पहले जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है उनमें उस फहरिस्त में टीचर्स को भी डाला जाए, ताकि फिर वो सिक्योर हो सके, उनको मालूम हो कि अगर बच्चे जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे टीचर्स को भी, और वो इसका शिकार नहीं होंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने बारहा इस बात को हाईलाइट किया है कि टीचर्स की जो सेहत है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बहन भाई हैं उनकी सेहत इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए जो टीचर है उसने भी एट द सेम टाइम 40-50 इन सम केसेस 100+ बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको भी इन चीजों की जरूरत है। लेकिन दैट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारे शायद कभी भी तालीम और सेहत हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं रही। लेकिन अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे तमाम अरबाब इख्तियार, खासतौर पे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर जो है खुसूसी शफकत फरमाते हुए, ठीक है, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा टीचर हैं, बहुत कीमती हमारा असासा है, और पब्लिक स्कूल में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी 9 लाख से ज्यादा टीचर हैं। तो लगभग 24-25 लाख की टीचर कम्युनिटी को भी तहफ़्फ़ुज़ उतना ही जरूरी है जितना किसी भी जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी को है। बिल्कुल, इनको भी बचाना, और ये भी हमारा एसेट है, इनके ऊपर खुसूसी तौर पे शफकत करके प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। काशिम मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात रहे थे, और ये बड़े ही
अहम मामला है और वो कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे पेरेंट्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल। अब वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी उस तरह से तो नहीं हो सकती जैसे कोविड से पहले थी। अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ वैसा हो जाएगा, तो वो तो अब नहीं होने वाला। इस कोविड की वजह से हमारी ज़िंदगी यकसर बदल चुकी है और यही एक नई हकीकत है जिसको हम सबको तस्लीम करके उसके साथ अब जीना है। तो उसमें अब यह है कि जितना जल्दी हम इन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर जाएं और ज़िंदगी को अपने नॉर्मल कर सकें, वो उतनी बड़ी कामयाबी। अच्छा, हम हालात से सीखते बहुत कुछ हैं और शायद भारत भी कुछ सीख रहा है। फराह, वो जो कल एक खबर हमारे सामने आई कि अमन की जानिब एक बहुत बड़ा जो है कदम सामने आया है। पाकिस्तान और भारत कंट्रोल लाइन सीज़ फायर मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से अमन की बात करता है, शुक्र है भारत ने भी कोई एक आधा कदम उठाने की कोशिश की है। बिल्कुल हमजा, इसलिए कि आए दिन LOC पर जो फायरिंग के और बिला इश्तियाल फायरिंग के और गोलाबारी के वाक़यात होते हैं, इसके नतीजे में मासूम शहरी निशाना बनते हैं और बहुत जारी जिसे कहते हैं ना भारी जानी और माली नुकसान जो है वो होता है। सो उसके खात्मे का एक रास्ता जो है वो निकल आया है। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs का राब्ता हुआ है, जिसमें LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। दोनों अतराफ जो कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल करने पर भी इत्तफाक हुआ है और पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई है। LOC पर फायरबंदी के मुआहिदों पर अमल पैरा होने का इआदा किया गया है। DG ISPR के मुताबिक दोनों अतराफ से हॉटलाइन राब्ते कायम रखने पर भी इत्तफाक किया गया है। हाँ जी, और ये जो है मीटिंग्स के ज़रिए भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर इत्तफाक किया गया है। और तर्जुमान पाक फ़ौज बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि LOC पर सीज़ फायर के लिए 2003 में अंडरस्टैंडिंग हुई थी और फिर 2014 से LOC पर सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों में तेज़ी आ गई थी। लेकिन अब ये जो राब्ता हुआ है ये बड़ा खुशाइंद है। इस राब्ते की क्या वजूहात हैं कि भारत की जानिब से भी जो है कुछ थोड़ा सी नरमी सामने आई है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। DGMOs की सतह पर पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी पर अमल के लिए कामयाब मुज़ाकरात आप क्या समझते हैं, कैसे मुमकिन हो सके हैं? क्या मामलात को हल करने के लिए किसी तीसरे फरीक ने भी किरदार अदा किया होगा? कल से ये भी बात हो रही है, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह कि मेरा ख्याल बहुत खुशाइंद बात है इस खित्ते के लोगों के लिए, दोनों मुल्कों के लिए, कि खुदा करके कुफर टूटा और वो जो बिल्कुल ही बातचीत बंद थी उसके दरवाजे खुले हैं। मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ क्योंकि जो हालात थे दोनों मुल्कों के दरमियान वो इस नहज पे पहुँचे हुए थे कि मेरा नहीं ख्याल कि ये आपस में दोनों मिलकर किसी नतीजे पर पहुँच सकते। तो आपके सवाल में जो चीज़ पोशीदा है मैं उससे एग्री करता हूँ कि ज़रूर किसी और ताकत ने इसमें किरदार अदा किया है और वो अमेरिका का होने का इम्कान सबसे ज़्यादा है, लेकिन रशिया को भी आप इससे में नहीं रूल आउट नहीं कर सकते। तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि किसी का किरदार इसमें मौजूद है, लेकिन जो भी है नतीजा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है सर। इसके नतीजे में बहुत सारी जो हमें टेंशन और कशीदगी रहती थी उससे भी हमारी जान जो है वो छूटेगी। ये फरमाइएगा, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उन्होंने अपने जो कैंपेन थी उसमें भी हाईलाइट किया था कि कश्मीर इशूज़ के बारे में वो करें, कश्मीरियों के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अल्लाह करे कि मुमकिन हो। लेकिन भारत जो है उसका अपना रवैया तब्दील करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना कितना इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि वो जो मुसलसल और महाज क्या वो नहीं चारे के खोले जाएं, कशीदगी को कम किया जाए, ये एलिमेंट कितना ज़्यादा, चाइना फैक्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है? असल में देखिए वो ठीक है, उनके जो भी वो अपने मुतालिक सोचते थे मोदी और जिस जोम में मुब्तला थे या हैं वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि लगातार किस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जब 370 और 35A को ख़त्म किया गया मकबूजा कश्मीर में, उसका रिएक्शन आपने देख लिया, आज तक उनसे काबू में नहीं आया। चाइना के साथ जो कुछ हुआ आप जानते हैं, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है, जो भारत के अंदर हो रहा है सिटीजन एक्ट के बाद भी। अब जो फार्मर्स की हड़ताल है लगातार कितना अरसा उसको हो गया और वो बढ़ती चली जा रही है। तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी मसाइल में घिरे हुए हैं और शायद अपना ही सांस दुरुस्त करने के लिए वो इस बात पर रजामंद हो गए होंगे। बहरहाल जो भी है मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा लगता है कि उनको ये एहसास हुआ है कि इस तरीके से पाकिस्तान के साथ लगातार मुखासमत जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और शायद वो बातचीत पर आमादा हो जाए। ये तो अभी देखिए पहला कदम है। असल में तो हमें तब पता चलेगा जब सेक्रेटरी खारजा के लेवल पे या वज़ीर खारजा के लेवल पे और अल्टीमेटली वज़राए आज़म के लेवल पे अगर कोई बातचीत हुई, तब हम समझेंगे कि
जो है वो सही समत में चल रहा है, लेकिन बहरहाल शुरुआत बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में अमन की जानिब ये जो पूरी सिचुएशन एक डेवलप हो गई है, ये एक अहम कदम साबित होगा, और क्या इससे मजीद मामलात पर मुज़ाकरात की राहें खुल जाएंगी? क्या बातचीत की तरफ पाकिस्तान और भारत चले जाएंगे अब? जी बिल्कुल, देखें बात ही तो वो कहते हैं ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे, तो बातचीत तो ज़रूरी है। लेकिन भाई एक बात है कि जुल्म और अमन ये इकट्ठे एक जगह नहीं हो सकते। जब तक मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है भारतीय फौजों ने और भारतीय हुकूमत ने, जब तक वो ख़त्म नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन हो सकता है। तो ये बातचीत जब होगी तो उसकी बुनियाद ही इन चीज़ों पर होगी कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ भारत की कार्रवाई है उसमें क्या रद्दोबदल भारत करने पर तैयार है। वरना तो आपको पता है कि बातचीत के आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत कम होंगे। लेकिन ये चूंकि बात शुरू हुई है और सीज़ फायर लाइन के ऊपर अगर जंगबंदी हो जाती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पर पारा नीचे गया है, और चाहे वो खुद हुआ है या किसी के समझाने पे हुआ है या पाकिस्तान ने जो सबर आजमा लंबी जद्दोजहद की है और जिस तरीके से वो एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस का काम, हमारे मिलिट्री का काम, इन सब का मुझे लगता है कि ये नतीजा है कि अभी मामलात जो है दुरुस्त सिमत में सीधे होने को जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही सर। पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बात की, तो उन्होंने कहा जियो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, और उन्होंने कहा हर मुल्क की तरफ अमन का हाथ जो है वो बढ़ाएंगे। जियो इकोनॉमिक्स जो है, ये जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स तक का ये जो मामला है, इसमें कितना अहम है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन जो है वो रहे। ये अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के कितने मुफीद साबित हो सकते हैं, दोनों ममालिक के लिए भी और फिर इस खत्ते के लिए भी? ये सिर्फ खत्ते के लिए अहम नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए अहम है, क्योंकि आपको पता है कि सारी दुनिया कह रही है कि फ्यूचर जो है वो ईस्ट है, और वो उसमें चाइना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये तमाम ये जो पूरा खिता बनता है ये लीड करने जा रहा है जहाँ तक फ्यूचर की इकॉनमी है और फ्यूचर के मामलात हैं। तो इसलिए ये सिर्फ खिते के लिए नहीं, आप देखें, और खिते में आबादी आप देखें ना, 7.5-8 अरब की टोटल आबादी में से 1.5 अरब लोग सिर्फ इस खिते में रहते हैं। और अभी मैं चाइना को नहीं गिन रहा, ये सिर्फ मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान वगैरह इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका हिस्सा इससे मुस्तफीज होगा। अल्लाह करे कि भारत ये बात समझ जाए और अपनी हरदर्मी कायम न रखे और वहाँ पर जुल्म सितम बंद करे मकबूजा कश्मीर में, ताकि ये बातचीत आगे बढ़े। अमन होगा तो भारत भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इर्द गिर्द के ममालिक भी तरक्की करेंगे, सीपैक चल पड़ेगा, अमन होगा। बिल्कुल ठीक है, अमन हो, सब तरक्की करेंगे और ये खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हम भी उम्मीद करते हैं जल साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत को अब कुछ अकल आ जाए और वो कुछ बेहतरी की तरफ चला जाए। टेरर फाइनेंसिंग की कमेटी उनके पास है, तो 3 जो शिकें हम नहीं पूरी कर सके 27 में से, उसके ऊपर रख के तो अभी हमें बरकरार रखा गया FATF की लिस्ट में। ये मामला तो हाँ चलते ही रहेंगे, लेकिन बेहतरी आनी चाहिए जहाँ जहाँ बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो कता ताल्लुकी हो जाती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। कुछ बातचीत होगी तो मसले भी हल हो जाएंगे। अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और ये तारीख तो पाकिस्तानियों को भूल ही नहीं सकती। अभी कल की हम आपको जिक्र करें कि कल क्या है, तो आप सब कहेंगे सरप्राइज डे। जी हाँ, ये वो दिन है। नहीं, मैं कहूँगा चाय डे। आपकी चाय कैसी है? फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। अब सब समझ गए हैं कि ये हम क्या बात करने जा रहे हैं। पर प्लीज कंटिन्यू। सो कल सरप्राइज डे है, और वही सरप्राइज जो पाक फजाइया के बहादुर शाहीनों ने अजली दुश्मन भारत को दिया था। 27 फरवरी 2019 का दिन पाक फजाइया और भारत की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा एक दरख्शां बाब की मानिद है, जब पाक फजाइया ने दिन की रोशनी में दुश्मन पर कामयाब जवाबी हमला किया, और इस हमले में पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 2 लड़ाका तैयारों को भी तबाह किया। बिल्कुल फरा, अगर हम 2 साल पहले चले जाए ना, तो सुबह हुई और मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा था,
तो ट्वीट्स हम देखी, क्योंकि वो रात का ये मामला था और आज का ही दिन था कि जिसकी ट्वीट्स थी ना 26 फरवरी की, तो बड़ा एक टेंशन क्रिएट हो गई कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या ना। बड़े परेशान पूरा दिन हम करते रहे। 5 बजे के करीब जाके DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब जो उस वक्त के थे, उन्होंने आके एक प्रेस ब्रीफिंग दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि वी विल सरप्राइज यू, और हमारे रिस्पांस का इंतजार करें और वक्त का तयन अब हम यकीन करें। हौसले ऐसे जवान हो गए ना। वो 5 बजे जब वो आए और आके, गालिबन 5 ही बजे थे कि जब उन्होंने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद हमारे शाहीनों ने जब अगली सुबह हमें ये पता लगा कि जी कि एक तैयारे जो हैं वो गिर रहे हैं, और एक पायलट जो हैं जिनको चाय पाकिस्तान की बहुत पसंद आई थी बाद में, उनको भी पकड़ लिया गया। क्या बात थी, क्या फीलिंग थी, इस वही मैं कहता हूँ अनबयानेबल, चूंकि ना अनबयानेबल। अच्छा, ये एक्साइटमेंट का हमारा लेवल बहुत, क्योंकि हम जब भी सुनते हैं ना कि दुश्मन को अददी बर्तरी हासिल है, उन्होंने राफेल मंगवा लिए हैं, तो हमें लगता है पता नहीं क्या है। लेकिन पता तब चलता है जब आप मैदान में उतरते हैं कि कौन किस में जिगर है, किस में हिम्मत है, किस में हौसला है। सो ये लेटेस्ट जो एक टेंशन एस्केलेट की थी, जो उन्हीं की वजह से की थी, जब उन्होंने पहले पाकिस्तान में दरअंदाजी की थी, और जवाब जो है उसका पाकिस्तान की तरफ से बड़े मौसर अंदाज में किया गया था। मग में बदल दिया था चाय के ना। मिग 21 को। खैर, इस हवाले से बातचीत करेंगे। स्क्वाडर मौजम सप्तैन साहब हमारे साथ हैं, फाइटर कंट्रोलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुबारक हो आपको, पाक फ़ज़ाइया को, हमारे शाहीनों को, सबको जिन्होंने के दुश्मन के दांत खट्टे किए। मैं बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। डेफिनेटली ये एक बहुत ही एक ऐसा मौका था कि जिसने पूरी नेशन का मोरल बहुत बूस्ट किया था। तो जो आप बात कर रहे थे कि एक कप चाय, वो डेफिनेटली बहुत सारी कप ऑफ चाय में कन्वर्ट हो सकती थी, बट हमने अपने जज्बे को कंट्रोल किया, और उस वक़्त हमने अज़्म हिम्मत से काम लिया, और हमने ये एक ऑपरेशन सर हुए हम इससे। बिल्कुल ठीक है जी। हम अपनी बात करते हैं, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे, हम लोग थे कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो जाएगा। हम जज्बाती भी बहुत ज़्यादा थे। हमें पता है हमारी फोर्सेस जज्बाती नहीं होती हैं, वो बहुत फैसला जो है सोच समझ के करती हैं। तो जब पूरी कौम जज्बाती थी, एक ट्रेंड चल रहा था कि जी क्या अब भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, हमारी फोर्सेस क्या सोच रही थी उस वक्त कि भाई जवाब हम देंगे, हौसला रखें। क्या था, जज्बाती थे या फिर बिल्कुल स्टिक टू द प्लान? डेफिनेटली मोरल ऑफ द नेशन वाज लो उस वक्त, तो सबके, और उसमें हम लोग भी शामिल थे कि ये क्या हो गया और हमें जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना है इसको। तो उसके ऊपर जो हमारी उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप थी, उसने बहुत वाइज डिसीजन लिया कि हमने रात की तरीके की बजाय हमने दिन का इंतखाब किया कि हम दिन के रोशनी के अंदर, उजाले के अंदर हम ये एक ऑपरेशन करेंगे। और वो ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, और एक हमने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया, जो कि इस बात का सबूत है कि बेशक दुश्मन को आप पे अददी बर्तरी हासिल हो, आप दुश्मन को बेहतर तकनीकी सलाहियतों से और बेहतर अज़्म हिम्मत से उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जनाब जज्बा ईमानी से, जज्बा बिल्कुल। ईमानी तो खर्च। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सर, वो जो आप लोगों का था, आपने टारगेट पे ले लिए थे तमाम लोग, जिसपे उनके चीफ साहब भी बैठे हुए थे एक जगह पे, एंड देन लॉक करने के बाद आप लोगों ने उसको जो है वो छोड़ा। इट वाज अ क्लियर मैसेज कि आप इसे बढ़ाना चाहें तो जहाँ तक मर्जी बढ़ाते चले जाएं। तो ये जो एक कंट्रोल है, रिस्ट्रेन है, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। डेफिनेटली मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम एस्केलेशन लेवल को, लेडर को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। हमारा पर्पज़ ये था कि हम उनको ये बता दें और ये बावर करा दें, अगर आपने हमें चैलेंज किया तो ये हम जो टारगेट्स थे, एक्चुअल टारगेट्स, उनके ऊपर भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम उनको भी इंगेज कर सकते हैं। सो ये एक इंडिकेशन थी कि हमने एक्चुअल टारगेट्स को लॉक किया, और हमने उनको फिर डेविएट करके एक ओपन एरिया के अंदर मिसाइल्स को हमने फेंका, और ये एक मैसेज देने के लिए कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा हमें चैलेंज दिया तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही जवाब देंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद की कुछ सूरत हाल पे चलते हैं। फिर एक वीडियो सामने आती है, PF बेस सरगोदा की थी गालिबन, जहाँ पर जो हमारे जवान थे, जो हमारे ऑफिसर्स थे, वो एक जो हमारा रिवायती अंदाज है, सम्मी मेरी वार पर जो है ना, कुछ जश्न मना रहे थे, और फिर सब इतना रिलैक्स हो गए, उसको प्रेज किया जा रहा था। तो जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान ने अभिनंदन को भी पकड़ लिया, आप लोग क्या फील कर रहे थे? वो हम फील नहीं कर सकते, आप अपनी फीलिंग्स बताएं। फीलिंग डेफिनेटली उस वक्त बहुत हाई थी, और बहुत ही मोरल हाई था, और सबको यही लग रहा था कि वी हैव डन समथिंग, हमने कुछ अचीव कर लिया है। और उस वक्त क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वी आर ऑन हाई अलर्ट स्टेट, और हमने कहा कि अभी इन्होंने कुछ और करने की कोशिश की तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मोरल डेफिनेटली उस वक्त बहुत हाई था,
और हर बंदा उस जश्न को मना रहा था अपनी फैमिलीज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ और अपनी अपनी बेसिस पे, अपनी अपनी जगहों पे। बिल्कुल सही। कुछ अभी अभी खुला है ना सारा मामला, जब उनका एक एंकर पकड़ा गया, उसकी चैट्स पकड़ी गई, वो तो तैयार थे कि जी हम तो ये सारा मामला जो है ये पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे हम, वही बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली उनकी पॉलिसी जो है वो सारी। सो एक साजिश को भी नाकाम बनाया गया यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग कैसा फील करते हैं जब ये सारा आपके सामने तो और भी डिटेल्स और भी मामला होंगे? मैम अगर इस चीज़ को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो देखें पूरा जो प्रोसेस था वो ही एक एलिगेशन का था और एक उन्होंने जो सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, पुलवामा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन्होंने स्ट्राइक की और उसके रिस्पॉन्स में वी वर क्लियर कि हमें अगर उन्होंने हमें चैलेंज किया तो वी विल गिव देम बिफिटिंग रिस्पॉन्स। क्या बात। और इसमें कोई किसी भी लेवल पे कोई एम्बिगुइटी नहीं थी एंड अल्लाह ताला की मदद से और बेहतर जज्बा ईमानी से हमने वो एक काम बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दिया, तो उस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो तैयारी थी हर लेवल के ऊपर वो एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी कि जो बयान नहीं की जा सकती। हर बंदे के अंदर एक उस वक्त एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी कि हमें कुछ करना है और अगर हमें कुछ भी चैलेंज किया गया तो हमें अपने अपने लेवल पे रहते हुए जो भी टास्क मिलेगा हमें उसको एक अच्छे तरीके से सर अंजाम देना है। बिल्कुल। और उसके लिए डेफिनेटली सारे लोगों की एक भरपूर तैयारी थी, उसमें किसी को कोई उस वक्त तैयारी का कोई भी ये नहीं था कि हमें तैयार होना है अभी और जवाब देना है। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करते हैं अपनी फोर्सेस का। हम देखते हैं कि भारत के अंदर मामला ये है कि उनकी जो माएँ हैं वो कहती हैं कि हमारे बच्चों को फ़ौज में नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि खुदकुशियों के रेट बढ़ जाते हैं भारतीय फ़ौज के अंदर। और यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान है कि किस तरीके से एक माँ जिसका एक ही बेटा होता है और वो भी शहीद हो जाता है, वो कहती है मेरे 10 बेटे होते तो मैं इस वतन पे कुर्बान कर देती। फिर जिस तरीके से हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उनको ऑन कर रही होती है, घर में जाती है, घर में जाके एयर चीफ जो है वो राशिद मिन्हाज साहब शहीद, निशान हैदर जो है उनके घर जाते हैं, तो कैसा फील होता है जब आपकी लीडरशिप आपको इतना ऑन कर रही होती है? ये मेरे ख्याल से तो ये जो सब कुछ एक हाई मोटिवेशन लेवल है वो एक लीडरशिप का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। और ओनरशिप जो है ये हमारी पूरी मिलिट्री के अंदर हर डोमेन में, आर्मी ले लें, एयरफोर्स ले लें, तो ओनरशिप किसी को ओनरशिप का कोई इशू ही नहीं है। तो वो ओनरशिप जो है वो डेफिनेटली एट ऑल लेवल इज़ अवेलेबल और उसमें कोई किसी को आउट ऑफ डाउट भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शहीद का तो वो दर्जा है कि उस दर्जे की तो अल्लाह ने जो है वो तारीफ़ की है, तो ये दर्जा तो वो है जो कि हासिल करने की तड़प और लगन हम सबके दिलों में है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अददी बर्तरी की आपने बात की थी, राफेल उनके पास है, हमने भी GF थंडर हमारा जो है वो भी माशाल्लाह से, और फिर अब हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करने, खुद उसको असेंबल करने की, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी ताकत और सलाहियत है जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। सो जब आप एज अ फाइटर, एज अ सोल्जर जब आप देखते हैं इन चीज़ों को तो ये कितनी अहम होती हैं आपके लिए? डेफिनेटली मैम, ये एक चीज़ आम है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास, इंडिया के पास हमसे हमेशा ही अद्दी बढ़ती रही है। ये 1948 से ऑनवर्ड हमेशा वो रहे, हमसे 10 गुना बड़ी उनकी फ़ौज है, हमसे 10 गुना बड़ी उनकी एयरफोर्स है। लेकिन राफेल की जो आप बात कर रही हैं, राफेल के आने से भी कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो राफेल को भी देख लेंगे और एयरफोर्स इज फुली रेडी कि राफेल को किसी भी तरह से हम काउंटर करेंगे। अच्छा, आपको भी हंसी आई थी इस चीज़ पे कि हम लोग तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ना, फिर जब ये सारा मामला हो गया, पाकिस्तान की फतह हो गई, हमारे सर जो हैं ऐसे और सीने चौड़े हो गए थे, फिर भारत कह रहा था जी आप F-16 निकाल के ले आए थे, ये बड़े लड़के थे। तो ये वो वाला मामला आप लोग भी इंजॉय कर रहे थे कि अब आप क्या बहस कर रहे हैं? वही बात थी, वो उसके ऊपर भी कहा था कि थप्पड़ चाहे सीधे हाथ से पड़े चाहे उल्टे हाथ से पड़े, थप्पड़ डेफिनेटली उनको पड़ा है। तो ये मैटर नहीं करता कि JF-17 थे या F-16 थे, वो एक एयरफोर्स का और पाकिस्तान का एक एसेट थे, उनको किसी भी तरह से एम्प्लॉय किया। अल्टीमेट टारगेट था कि हमने 2 जहाज उनके गिरा दिए। और आप बौखलाहट का लेवल देखें कि हमने तो 2 जहाज गिराए, उन्होंने एक अपने सैम से एक अपना हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। और फिर हमने उनको F-16 गिन के दिए कि भाई ये लो। इट वाज जस्ट के तैयारे या वो जो मैन ऑन मशीन, कि वो जो हमारे फाइटर पायलट स्किल और उनका वो जो एक ट्रेनिंग या उनकी डिटर्मिनेशन या फोकस या आप कह लें उनका जो तड़पन, लगन या मोराल है, उसका भी फ़र्क था। मैम डेफिनेटली फ़र्क था। ये एक अलोन फाइटर पायलट कुछ भी नहीं, एक टीम वर्क है पूरा। उसमें मेंटेनेंस स्टाफ है, उसमें उसके
जो भी ऑपरेटर्स हैं, उसमें उसके जो कंट्रोलिंग वाले पार्ट्स हैं, तो ये कंप्लीट एक टीम वर्क है। अच्छा, आप जैसे पीछे बैठे होते हैं, जी। आप जैसे फाइटर कंट्रोलर जी, हैं, आप देख रहे होते हैं, सो वो जो फाइटर है वो तो फाइट कर रहा है, आप लोग क्या क्या उसमें फील कर रहे होते हैं? हाउ यू, आप कह सकते हैं कि फाइटर कंट्रोलर आर द आईज ऑफ द पायलट इन द एयर। सो पायलट एक छोटे स्केल के ऊपर देख रहा होता है, जबकि जो कंट्रोलर है वो उसको पूरी ब्रॉडर पिक्चर जो कि इनसाइड द एनिमी टेरिटरी, वो उसको बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा होता है, उसको कंप्लीट पिक्चर अवेलेबल होती है। उसमें डिफरेंट ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट एयरबॉर्न सेंसर्स भी यूज़ होते हैं। तो जो कंट्रोलर है ये बेसिकली गाइड करता है पायलट को, और एक खास लेवल तक, जब फिर उस लेवल तक वो जहाज़ पहुंचता है और उसका अपना जो रडार है वो उसको देखने के काबिल होता है, तो फिर वो उसके बाद पायलट भी अपने एक्शन कर सकता है। तो जो फाइटर कंट्रोलर की आप बात कर रही हैं, उसका मतलब ये है कि ही इज़ आइज फॉर द पायलट इन द एयर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया स्क्वाड्रन लीडर सैयद मुअज्जम सिब्तैन साहब, आप सुबह सवेरे पाक का हिस्सा बने, आप यहाँ पर आए और हमें आज भी फ़ख्र है। और 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, कल सरप्राइज़ डे के कल आप सब ने चाय पीनी है और लाजमी पीनी है, और वो फैंटास्टिक चाय जो है वो हम सब कल सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अपने तमाम शोहदा जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करते हुए, फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत करते हुए जान गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये आप एक तस्वीर भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हमारे वो नौजवान हैं जिन पे हमें फ़ख्र है, इनके ख़ानदान पर, इनकी फैमिलीज़ पे हमें फ़ख्र है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। एयर चीफ जिस तरह से गए हैं राशिद मिन्हास की फैमिली से मिलने के लिए, ये यकीनी तौर पर ये हम सब के अंदर मौजूद वो पैशन, वो जज्बा, वो कहे कि ये दर्जा इनके हिस्से में आया है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं इस शख्स को जिसने कि अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान की इस वतन अजीज़ की हिफाजत के ऊपर, और उसको हाईएस्ट लेवल पे एक्नॉलेज किया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं तो जज्बाती हो जाता हूँ जब ऐसा मामला होता है ना। सबूत देंगे वफ़ा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत, बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। तो ये हमारा जज्बा है और ये जज्बा ऐसे ही रहेगा और भारत को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अब लड़ना है कि प्रोग्राम करना है? नहीं नहीं, जब हम लड़ते नहीं, हम सिर्फ जवाब देते हैं। ओके, बिल्कुल सही। सो जनाब, अब हम इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे, एंड लेट्स होप एंड विश कि जब भी ऐसा कोई दिन आए तो हम ऐसे ही सुरखरू हों और अल्लाह ताला वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए, और हमारे इन जवानों की भी जो फ़िज़ा में बहरी फ़िज़ा सरहदों पे या ज़मीनी सरहदों पे मुल्क की दिफा के लिए खड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाए। सो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक धचके की, हाँ, जो कि लगा है तहरीक इंसाफ के लिए। जो है एक और धचका सामने आया है, आपके इल्म में ही है कि मुस्लिम लीग नून का मुतालबा मान लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के कौमी असम्बली के हल्के NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया। 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म दिया। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि पोलिंग के दिन हल्के में खुशगवार माहौल नहीं था, फायरिंग के वाक़यात हुए जिसमें कीमती जानों का भी ज़िया हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इससे हल्के में खौफ व हिरास भी फैलाया गया और नताइज जो हैं वो भी मशकूक रहे हैं। मुख्तसर फैसले में यह कहा गया कि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन को साफ, शफाफ और आज़ादाना करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको कलअदम करार दिया गया है। अच्छा, ये तमाम मामलात जो है ना, ये बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ भी लगे, बहुत सारे लोगों के लिए इतना सरप्राइज़ नहीं भी है, इसलिए कि बिलावल भुट्टो भी ये कह चुके, यूसुफ रज़ा गिलानी भी ये कह चुके कि इदारे न्यूट्रल हैं, लेकिन इस दर्जा न्यूट्रल होंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कहती रही कि जो भी नताइज, जो भी फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसे कबूल किया जाएगा, उसे मनोअन तस्लीम किया जाएगा, लेकिन अब आके उनकी तरफ से थोड़ी रिटेलिएशन, थोड़ी नहीं खासी रिटेलिएशन, सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा है, वो भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है, चूँकि ये फैसला उनको सपोर्ट करता है शायद, इसलिए उन्होंने खुले दिल से इसका जो है वेलकम किया और इसको एक्सेप्ट किया। अगर ये फैसला उनके हक में ना होता तो हो सकता है कि ये मामला रिवर्स होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो अपलॉड कर रही होती है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें सूरत हाल पे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि पंजाब में जितने भी सेनेट उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, आपको मुबारक हो। अब हमें ये बताइएगा, ये जो फैसला आ गया है सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? देखिए जी, फैसला तो आ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है अपने कानून में कि वो या लिमिटेड
रीपोलिंग कराएं, यानी मखसूस स्टेशन के ऊपर या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग कराएं। उन्होंने फैसला किया कंप्लीट के हर पूरी रीपोलिंग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी। ये फैसला इससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल फैसला अभी फिलहाल है। तो उस लिहाज से तो पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो पूरी तरह भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन जी हमारी नज़र में ये जो फैसला है ये इसमें गलतियां हैं, कानूनी गलतियां हैं, और हर पार्टी का, हर कैंडिडेट का हक है उस कानून के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर ले अगर उसको ख्याल है कि जो जजमेंट है इलेक्शन कमीशन की उसमें खामियां हैं। और यकीनी तौर पे इस जजमेंट में खामियां हैं जिसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। कुछ की तरफ मैं आपका रेफरेंस दे देता हूँ। मसलन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एप्लीकेशन आई थी PMLN कैंडिडेट की, उन्होंने ये कहा था कि 23 पोलिंग स्टेशन हैं जहां लेट रिजल्ट आया है, इसलिए उनमें भी पोलिंग कराई जाए, बाकी हमें मंजूर है। जी जो रिटर्निंग अफसर था उसने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यही कहा कि 23 नहीं 14 पोलिंग स्टेशन हैं जहां के रिजल्ट लेट आए हैं, तो इन 14 पोलिंग स्टेशन में भी पोलिंग कराई जाए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन थी उन्होंने आज खुद फैसला किया, यानी सुओ मोटो जुरिसडिक्शन में फैसला किया, जो इख्तियार है उनका। जी उन्होंने फैसला किया कि हमारे मुताबिक उनके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग कराएंगे। तो ये जो फैसला है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉ एंड ऑर्डर था, उस चीज के उस फैसले तक पहुंचने के लिए जरूरी था इलेक्शन कमीशन को कि वो बाकायदा शहादतें लेते, उसका ट्रायल करते, एविडेंस लेते और उसके बाद फैसला करते कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था प्रॉब्लम जो कि PMLN ने क्रिएट किया है या PTI ने किया है, और क्या ये ऐसा था कि उसकी वजह से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन है वो मुतासिर हो जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा कि 2 दिन में फैसला कर दिया, बिल्कुल सही, उन्होंने वीडियोस पे कर दिया। तो अब ये कानूनी पहलू है जो कि जरूर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला कर दे। एक तरफ तो इलेक्शन है, इलेक्शन तो बिल्कुल जरूर लड़ेगी PTI के कैंडिडेट, और दूसरी तरफ उनका हक है अपील करने का, वो भी साथ साथ चलेगा। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा, फैसला इतना जो है वो सीधा नहीं है। मामलात जैसे ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आई, फैसला सामने आया कि जी कि हमने इतना रब्ता करने की कोशिश की, हम IG साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ख़ुद को अनअवेलेबल कर लेते हैं, हम जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को रब्ता करने की कोशिश करते हैं, वो अनअवेलेबल कर देते हैं। इस फैसले से ये तासुर दिया गया कि जो इंतज़ामिया है वो भरपूर मुलव्वस रही। तो आप इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये चार्जशीट नहीं देखते हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल, मैं अभी इसको कानूनी तौर पे इस तरह देखता हूँ कि चार्जशीट होती है यानी कि इल्जामात जी, उसके बाद उसके ऊपर ट्रायल होना चाहिए और उसके पे फैसला होना चाहिए एक कानून के मुताबिक। ये एक स्टेटमेंट दे के, एक एलिगेशन लगा के, एक इल्जाम लगा के और फैसला करना, ये कानून में इजाजत नहीं है मेरी नजर में। ठीक है सर, लेकिन उन्होंने तो ये भी मुतालबा किया है कि इन तमाम लोगों को मुअत्तल किया जाए, आइंदा जो है इनको ना किसी भी कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ इसके हवाले से वो भी किया जा रहा है ना कि इलेक्शन कमीशन शायद टिल्ट है उसका थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून की तरफ, बावजूद कुछ लिंक्स निकाले जा रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो शायद दामाद हैं एक शख्सियत के जिनका ताल्लुक है नवाज शरीफ से, जबकि उनके बेटे जो हैं उसी शख्सियत के वो CDA में हैं और वो हुकूमत के मंजूर नज़र भी हैं। सो ये क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ डस्का नहीं, नौशहरा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की थी, वहाँ पे इलेक्शन के हवाले से भी बात की जाए। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहरीक इंसाफ की तरफ से और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इशारे किए जा रहे हैं, आपका उस बारे में क्या ख्याल है कि कानूनी लिहाज से ये भी कोई पॉइंट होगा कि इस तरह से भी हो सकता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल इस चीज में यकीन नहीं करता, ना मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट दूंगा, ना ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद, इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी इदारा है जी। और पहली बार आपने देखा कि पहली हुकूमतें तो शायद दबाव में रखने की कोशिश करती थी कि इदारे आज़ाद ना हो, लेकिन हमने PTI की हुकूमत ने बिल्कुल छोड़ा हुआ है हर इदारे को कि अपना अपना काम करें,
और बेशक उनकी जजमेंट के साथ, उनके ऑर्डर के साथ इख्तलाफ हो, वो लीगल होना चाहिए, आपको इख्तलाफ कानूनी इख्तलाफ होना चाहिए। पर्सनैलिटी वो इंस्टीट्यूशन होती है, पर्सनैलिटीज आती जाती रहती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपके देखिए जरूर एक इंटरेस्टिंग पहलू है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी वो इंटरेस्टिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी कानून के तहत जब भी इलेक्शन किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का लॉ एंड ऑर्डर, उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम, उसमें किसको लगाना है, किसको हटाना है, वो सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहता है कि लोग जो थे लगे हुए वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर ये एक तरह इलेक्शन कमीशन अपने ही सुपरविजन पे उंगली उठा रहा है कि मैंने सुपरवाइज नहीं किया इलेक्शन को दुरुस्त। बिल्कुल ठीक है। अली ज़फ़र साहब, हमें ये बताइएगा कि इन इंतखाबात ने एक और चीज़ को वाज़े कर दिया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब सेनेटर मुंतखब होने के बाद आप क्या रिफॉर्म्स के लिए कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शन से पहले ऐसी रिफॉर्म्स आ सकती हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर अग्री भी कर जाएं? इतना वक्त है हमारे पास? बिल्कुल है जी, इसमें कोई देर नहीं लगनी चाहिए, ना लग सकती है। मेरी नज़र में ये जो कानून बनाया था 2017 में, उससे बहुत काम हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें की गई थी, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद किया गया था और बहुत अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स बनाए गए थे। लेकिन उसमें अब मज़ीद गुंजाइश है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट करें, और जितना जितना आपको इशूज का पता चलता है, दुनिया में जो इशूज का पता चलता है, आप अमेरिकन इलेक्शन से लेके यूरोपियन इलेक्शन देख लें, एशिया में देख लें इलेक्शन, जहाँ जहाँ ये मसले होते हैं इलेक्शन के, वो चीज़ों को हमने कवर करना है और उसकी इस्लाहात हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। मारूफ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि गुफ्तगू कर रहे थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंध में ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो वहाँ पर भी फायरिंग की जाती है। तहरीके मतलब हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो वहाँ पे सदर हैं या फिर अकायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है, वो गिरफ्तार होते हैं। डिस्का में भी फायरिंग होती है। तो ये जो इलेक्शन है इसने ये साबित किया है कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है और एक सियासी हम आहंगी की जरूरत है वो भी बहुत ज़्यादा लैक कर रही है, जिसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ये फैसला तो है, बिल्कुल ठीक है फैसला, लेकिन इस फैसले को इस तनाजुर में भी देखना होगा कि अगर हम देहात में चले जाएं और उन इलेक्शंस को देखें तो मेरा ख्याल है कि उधर फायरिंग करना उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लेकिन कानून के तो खिलाफ है। लेकिन इससे पूरा इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा कर सकती है हारने वाली पार्टी। ये बहुत संजीदा मामला है, इस मामले को देखेंगे कि मतलब ये भी लोग कह रहे हैं बरादरी सिस्टम सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कानून कानून है। अगर शादियों में भी आप फायरिंग करें तो वो गलत है, अगर इलेक्शन पे जीतने पे फायरिंग करें वो भी गलत है। तो गलत है, उसको इंश्योर करना जो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि गलत मामला और जो है वो ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब हालात कुछ नॉर्मल हो रहे हैं, हम जिंदगी की तरफ वापस जा रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तब सवाल है वैक्सीनेशन का। और फिर सवालात ये उठ रहे हैं क्या कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन है वो महफूज है भी या नहीं। और ये सवालात किसी समझदार आदमी से जाके नहीं पूछे जा रहे कि जो इस बारे में जानता हो, बस जिसका दिल करता है वो सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देता है और वो बात शेयर होती रिसर्च से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारी जो कौम है वो इस चीज़ पे यकीन रख सकती है कि एक सेकंड में महबूब जो है वो कदमों में आके बैठ सकता है, लेकिन ये रिसर्च एंड डेटा के साथ वैक्सीन बनाई है, पूरी दुनिया ने बनाई है, पूरी दुनिया वो लगवा रही है, उसको मानने में हमें तामुल है, पसो पेश है। इसको अगर हम एक गैर जिम्मेदार रवैया ना कहें, इसको हम मतलब है कि शऊर की कमी ना कहें, तो और क्या हो सकता है। ये हुकूमत जो एक बहुत ज़्यादा जो सब लोग सवाल कर रहे हैं ना कि मुफ्त में वैक्सीन मिली है, ये कहीं हम पे लगा के ट्रायल तो नहीं हो रहा कि पता चले कि इसके लगने से क्या होता है, जब हम पे कामयाब हो जाएगा तो फिर कहीं और जाके लगाई जाएगी। सो मुख्तलिफ ऐसे सिली क्वेश्चंस जो हैं वो बाज़-औक़ात सामने आते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि गैर पढ़े लिखे लोगों की तरफ से होगा या किसी मखसूस क्लास में होगा,
हर तरह के लोग, पढ़े लिखे लोग भी, जिसमें वर्किंग क्लास भी, जिसमें गरीब लोग भी, अमीर लोग वर्कर्स भी, सब इसी कंफ्यूजन का शिकार हेल्थ वर्कर्स भी इसमें शामिल हैं। और सबसे बुरी बात जो है जिसकी तरफ हम आज निशानदेही कर रहे हैं वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है और फिर जिस तक वो बात पहुंचती है वो उसको सच समझ लेता है। कोई कहता है फरा, कोई ये कहता है कि जी कि पहले मिनट में ही जैसे ही आपको वैक्सीन लगाई जाती है आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, लोग इस पे यकीन रखते हैं। हमसे जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे ना, जब मैं थीसिस लिख रही थी अपना एमफिल का, तो मुझे एनडीयू में एक चीज वो कहते थे, फुट नोट्स, रेफरेंस, हाँ जी, आप कहाँ से बात उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, किसकी उठा रहे हैं, कोट करें उसको। अब यहाँ पे हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बदकिस्मती से कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ही सेड शी सेड, ये हो गया वो हो गया, हर बंदा एक्सपर्ट है हर चीज का, जो चाहे दिल में आए कह दे। रेफरेंस तो है ही नहीं और रेफरेंस की जरूरत ही नहीं। और ये भी एक जिसे कहना चाहिए ना, तालीम की कमी, बिल्कुल। हमें तो रिसर्च मेथोडोलॉजीज नहीं पढ़ाई जाती जो पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है, वो भी किस काबिल उसको माना जा सकता है, ये भी सवालात हैं। अच्छा, एक सवाल जो कि वाकई जेन्युइन है वो ये उठता है कि अगर कोई मसला ना हो तो फिर इतनी कम तादाद में रजिस्ट्रेशन क्यों हो रही हो, अमल इतना सुस्त क्यों हो? ये वो सवाल है जो हम जवाब जिसका नहीं दे सकते और सोशल मीडिया पर भी किसी के जवाब पर ना जाएं। ये हमें उन्हीं लोगों से पूछना है जो इस पे दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर नौशीन हामिद। फरमाइएगा, कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन में आवाम की अदम दिलचस्पी की वजह क्या है? इतनी स्लो वैक्सीनेशन हो रही है। गवर्नमेंट ने यानी एनसीओसी ने रोक ली थी सूबों को कि आप लोग पहले वाली जो डोज आपको दी है वो तो आप लगाएं, उसके बाद हम दूसरी आपको भेजेंगे। तो स्लो क्यों है हम इतना वैक्सीनेशन के प्रोसेस में? सबसे पहले तो ये कि ये सारी वैक्सीनेशन फेजेस में हो रही है। फर्स्ट फेज में जिनको प्रायोरिटाइज किया गया था वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे और वो तकरीबन 4-4.5 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था। रजिस्टर कराने का मकसद ये है कि वो लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे थे तो उन्होंने रजिस्टर करवाया ना, मगर ये है कि इसमें रिफ्यूजल नहीं है, थोड़ी सी हेजिटेंसी है क्योंकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा आई है, नई वैक्सीन है और आपको पता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्योंकि उनको ज़रा ज़्यादा नॉलेज होती है, तो मेरी भी उनमें से कईयों से बातचीत हुई है। वो सिर्फ वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे है कि हमारे कुछ कोलीग्स जो लगवा रहे हैं हम उनको देख लें तो उसके बाद हम भी लगवा लेंगे। वो रिफ्यूजल नहीं है, थोड़ी सी हेजिटेंसी है और वो वक्त के साथ साथ वो हेजिटेंसी कम होती जा रही है। अब आप अगर देखें तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। पहले कुछ 100 में डेली लगती थी, अब जैसे 2-3 दिन पहले एक दिन 13,000 ने लगवाई, एक दिन 15,000 ने लगवाई, तो ये ग्रेजुअली ये नंबर्स बिल्ड हो रहे हैं। और अब जैसे ही 65 और 60+ वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है तो उनकी भी रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो शुरू हो गई हैं और वो भी उनकी तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये वैक्सीन ज़ाहिर है कि पहली दफ़ा दुनिया में आई है, थोड़ी सी हेजिटेंसी है, मगर जैसे लोग देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और दुनिया के जिन ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी है वहाँ पर बड़ी तादाद में जहाँ लगी है तो वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर केसेस में एक नुमायां कमी आ रही है। तो ये जब चीज़ें सबके बिल्कुल, यूके ने तो अपनी कैटेगरी डाउन कर दी है मैडम, मतलब उन्होंने 4 से 3 कर दिया है। उन्होंने कहा कि खतरा कम हो गया, इतना अच्छी तरह से उन्होंने वैक्सीनेट किया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं, आप हेजिटेंसी की बात कर रही हैं, हेल्थ वर्कर्स अगर हेजिटेंट होंगे यानी कि वो जो ट्रायल्स हुए थे उन पर वो भी पूरे तरीके से यकीन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम अपने आंखों से देख लें, तो हम बाकी आवाम को कैसे मनाएंगे कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं? फिर आपने 65 बरस से ऊपर लोगों की रजिस्ट्रेशन की बात की, जो सोचा गया था, जो एक चीज़ निकाली गई थी, एक डेटा निकाला गया था, क्या उसके मुताबिक ही रजिस्ट्रेशन हो रही है या कम तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रही है? क्योंकि तकरीबन हमारे पास 65+ लोगों की जो तादाद पाकिस्तान में है वो तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है। तो अभी इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और डेली इसके नंबर्स में इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है अभी वो सारे के सारों ने तो नहीं करवाई है, इसमें बहुत सारे लोग गांव देहातों में भी हैं जिनको शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, मगर इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट का एक पूरा प्रॉपर प्लान है अवेयरनेस कैंपेन को। मैं समझती हूँ आप लोग भी एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं ये मैसेज लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो ये इसमें ज़रूर इंशाल्लाह ताला आएगा, एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा, आ भी रहा है। आप देखें कि हेल्थ मिनिस्टर साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने 2 दिन पहले लगवाई है, तो ये सारे बड़े क्लियर मैसेजेस हैं और इंशाल्लाह ताला ये जैसी 65+ के लिए मार्च के 5 के बाद जब ये वैक्सीनेशन उनको भी लगनी शुरू होगी तो आप देखेंगे कि और भी हमारा ये प्लान है कि जो मुल्क के जो सेलिब्रिटीज हैं या जो सीनियर हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह हैं जब उनको लगेगी तो वो भी एक बड़ा क्लियर मैसेज देगा। तो इसके लिए अवेयरनेस भी प्लान हो रही हैं
और वैक्सीन की सेफ्टी को और उन चीज़ों का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह ताला ये जब एक कैंपेन चलेगी तो इसमें एक वाज़ेह इजाफा आएगा। वो हमारे मुल्क में जिस तरह से आपको पता है पोलियो वैक्सीन ने भी हमेशा से सफ़र किया, आज तक लोग जो हैं वो अभाव करें, मगर इंशाल्लाह ये इस वक्त एक वक्त की ज़रूरत है और अपने मुल्क को अगर हमने इस क्राइसिस में से निकालना है तो हम सबको आगे आना है और ये वैक्सीन लगवानी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं डॉक्टर साहबा। ये भी बताइएगा, एनसीओसी ने ऐलान कर दिया है कि बैक टू नॉर्मल ज़िंदगी जो है, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, स्कूल अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करेंगे, तमाम जो बिजनेसेस बंद थे, क्लोज थे, होम वर्कर्स जो हैं वो भी वापस आ जाएं। इसका मतलब है कि ज़िंदगी मामूल पे रवा दवा होगी। वैक्सीनेशन अभी उतनी हुई नहीं, लोग अभी हिचकिचाहट का शिकार हैं। मेरा तो ख्याल था हम इस पे सवाल कर रहे होंगे कि कोवैक्स ने हमें जो वैक्सीन दी उसकी बाकी अगली डोज कब आएगी। वजह ये कि जो है मौजूद उसके भी ऊपर स्लो जो है रजिस्ट्रेशन हो रही हो। तो क्या ये हो सकता है कि जैसे एनसीओसी ने कह दिया सूबों को कि आप पहली जो आपको डोज दी गई है वो तो लें, आप वो तो लगाएं पहले, उसके बाद हम आपको दूसरी डोजेज जो हैं वो देंगे। अगर कोवैक्स हमें कह दे कि जो पहले आपको दिए वो तो आपने लगाई नहीं, तो ये इन मामलात के बारे में बताइएगा कि इस जब हमें वैक्सीन, हम वैक्सीनेटेड नहीं हुए मगर वी आर गोइंग बैक टू नॉर्मल, सो इसके क्या असरात और मुज़मरात हो सकते हैं? तो अभी जो वैक्सीन लग रही है ये साइनोफार्म की है और दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल अबव 60 इयर्स। कोवैक्स की वैक्सीन की कंसाइनमेंट हमारे पास 6 मार्च को इंशाल्लाह ताला लैंड करेगी, पहली 2.8 मिलियन की, और नेक्स्ट जो होगी वो अनदर 2.8 मिलियन जो उसके विद इन 1 वीक आएगी। और वो वैक्सीन जो होगी वो 60 प्लस और 65 प्लस लोगों के लिए यूज होगी, एस्ट्राजेनेका की, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। तो ये नॉर्मल पे हालात है कि कुछ तो वैक्सीन लग रही हैं और कुछ आप ये समझे कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी भी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग कोरोना में से गुजर चुके हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाबी दी, उनके अंदर भी ये एक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से अब ये आप इसका फैलाव देख रहे हैं कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये वैक्सीन भी लगेगी और तो ये डेफिनेटली इसके फैलाव में जो है वो कमी आएगी। और ज़िंदगी जो है, आज इत्तेफाक से 26 फरवरी है और आज के दिन पाकिस्तान में पहला केस पिछले साल रिपोर्ट हुआ था। और इस एक साल में मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने बहुत सफ़र है कि बहुत हमने एक लंबा सफ़र तय किया है, जिसके अंदर हमने अपने लोगों को टेस्टिंग किट्स भी प्रोवाइड की, हॉस्पिटल्स को भी अपग्रेड किया, ऑक्सीजन बेड्स की भी, वेंटिलेटर की अपनी सारी कैपेसिटी हमने बढ़ाई। और आज हम इस पोजीशन में है कि 130 कंट्री आज भी वैक्सीन शुरू नहीं कर सकी और पाकिस्तान उन 5 कंट्रीज में है जहाँ पे वैक्सीन शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत आने वाले कुछ महीनों में होंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस वबा से निजात। डॉक्टर साहिबा, अहम मामला जो आज हमने उठाया, जिस वजह से हमने आपको जहमत भी दी कि आप इस मामले पे जो है बात करें, आप बहुत बिजी रहती हैं इस सारे मसले पे, हम मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों के जहन में ऐसे सवालात जो जन्म ले रहे हैं कि जो बिल्कुल मिथ्स पर मबनी हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब सोशल मीडिया भी मौजूद है जहाँ से लोग जो चीज़ पढ़ते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं और वो झूठ के अलावा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों के जहन में ये चीज़ आ रही है कि हमें तो वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। जो हमने तमाम सवालात उठाए थे उनको कैसे एड्रेस करना है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अहम चीज़ है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रही होती है और उसको सच मानती है और उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती। देखिए, दुनिया में आपको पता है कि एक वक्त स्मॉल पॉक्स जो था वो एक इतना बड़ा चैलेंज था और उससे डेथ्स भी होती थी और वो किस तरह से दुनिया से इरेडिकेट हुआ, वैक्सीन के थ्रू। जी, वैक्सीन चीज़ को इरेडिकेट किया। तो ये हमारे सामने एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि वैक्सीन्स आर इफेक्टिव, वैक्सीन्स आर सेफ और इस किस्म की वबाएं जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन इज जो है ये इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट इसके लिए भरपूर अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। और उसके अंदर इन तमाम जो सवालात लोगों के जहन में है, लोगों को बेसिकली ये है कि शायद इस वैक्सीन से कोई बॉडी के ऊपर बुरे इफेक्ट्स होंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है। ये एक बिल्कुल सिंपल वैक्सीन है जिसमें वायरस के जो एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है उसको किया जाता है, जिस किसी किस्म आई डोंट नो, हमें डॉक्टर साहिबा हर चीज़ पे ये मिथ क्यों आ जाता है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है। दिस इज़ अगेन एक बहुत बड़ा जो है हमारा सोशल इशू है ये, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, वो ये है कि स्कूल खुल गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुअम्मर असातिज़ा भी हैं जो 60 साल के आसपास हैं या और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकेंगे पब्लिक जो स्कूल्स की बात की जाए वैक्सीन लगाना। क्या गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि पब्लिक जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ साथ टीचर्स को भी क्लब कर दिया जाए, ताकि जब ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल है तो उन लोगों को भी जो है मुफ्त में वैक्सीन लग जाए टॉप प्रायोरिटी पे? तो ये जो 60 प्लस और 65 प्लस में हमारी मुअम्मर पॉपुलेशन को अब नेक्स्ट टारगेट किया जा रहा है, इंशाल्लाह मार्च में उनकी वैक्सीन
टीचर्स और ये जो हमारे दूसरे, ये भी हमारी पाइपलाइन में है कि इस तबके को भी जो है, ये वाले जो हमारे लोग हैं इनकी भी, तो ये पूरा एक प्लान बना हुआ है। कोवैक्स की जो ऑक्सफर्ड जेनेका हमारे पास पहुंचती है तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इन सारी पॉपुलेशन ग्रुप्स को भी टारगेट किया गया, ये हमारी लिस्ट में मौजूद है। टीचर्स टॉप ऑफ द लिस्ट है, इंशाल्लाह ताला इनको भी लगेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद, हमें अपनी थी। ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आएगी जो कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलनी है। वो वैक्सीन 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए सेफ है और इंटरनेशनली उसको जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे भी और हर्ड इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं, परेशान ना हो। और सोशल मीडिया पर अगर आप कोई चीज़ देख लेते हैं तो उसकी तस्दीक लाजमी कर लिया कीजिए। वो ऐसे ही मेरे जैसे लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, उनका दिल कर रहा होता है, वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं और सारी दुनिया उस पर यकीन करने पर चल पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ एक सुनहरे अल्फाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। किसी शख्स के झूठा होने के लिए ये बात बहुत काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दें। अब आप इसको रख के सोशल मीडिया पे लिखा करें, जो कुछ भी अपने लिखना है कि जो आप कह रहे हैं आप वेरीफाइड है, ये सब चीज़ आप समझ रहे हैं कि ठीक बात है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आगे चलते हैं फरा। और आप सबको बताते हैं, आप सब जानते भी हैं, सबके घर में एक किताब लाजमी होती है जो मैंने नोटिस किया है, वो है शहाबनामा। बिल्कुल, और मैंने फिर अब लोग इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरी मदर टीचर चूँकि वो हेड मिस्ट्रेस थी तो हमें गर्मियों की छुट्टियों में साथ ले जाती थी, तो मेरी जो रिफ्यूज था वो लाइब्रेरी होती थी। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में ये सारी किताबें पढ़ी जिसका मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो उन किताबों में से है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। और बिल्कुल बचपन में जो है ना, पेरेंट्स जिन्होंने ये पढ़ी थी वो अपने बच्चों को कहते थे कि ये लाजमी पढ़नी है। और पाकिस्तान के नामवर ब्यूरोक्रेट और अदीब कुद्रतुल्लाह शहाब साहब मरहूम का आज 104वां यौम पैदाइश जो है वो मनाया जा रहा है। कुद्रतुल्लाह शहाब 26 फरवरी 1917 को गिलगित में पैदा हुए थे और इब्तदाई तालीम उन्होंने रियासत जम्मू और कश्मीर और मौजा चमकोर साहब ज़िला अम्बाला में हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एम इंग्लिश किया। 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए और गवर्नर जनरल पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद सिकंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब खान के सेक्रेटरी के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारियाँ निभाई। हाँ जी, कुद्रतुल्लाह शहाब साहब ने उम्दा नसर निगारी की और अदीब के तौर पर गैर मामूली शोहरत भी पाई और उनकी तहरीरें जो हैं वो क़ारीन के जहनों पर नक्श हो जाती हैं। हमने भी, वैसे मैं एक बात करूँ ना, तो हमने शहाबनामा ही सुन रखा है। अगर हम दीगर की बात करें तो शायद वो लोगों ने ज़्यादा तादाद में ना जानते हैं, ना उसको ख़रीदी है, या खुदा नफसाने माजी और सुर्ख फीता जो हैं वो उसमें नुमाया है। मुझे इनका इतना अच्छा लगता था वो जो इन्होंने लिखा था कि जब अपने स्कूल के लिए चलते थे ना हमजा, और एक लंबा सफ़र था साइकिल पे करते थे, तो इन्होंने लिखा कि मैं उसमें ज़ोर ज़ोर से दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। और वो कोई 10 मील का या 10 किलोमीटर का मुझे फासला नहीं, लेकिन इतना ही तकरीबन सफ़र था। ये साइकिल पे सफ़र करते थे और कहते थे कि मैं उसमें ऊंची ऊंची दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ता जाता था और इसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। सो जब इस तरह की बातें पढ़ते तो मैं भी फिर इनको फॉलो करती थी कि अच्छा चले फारिग वक्त है तो ये कर, फिर इससे आपकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। और आज हमें इन लोगों के बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मारूफ व मकबूल मोटिवेशनल स्पीकर और लिखारी कासिम अली शाह साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब हमें कुछ बताएं कुद्रतुल्लाह शहाब साहब के बारे में। जो बच्चे हमें सुन रहे हैं ख़ास तौर पे, जिनके लिए उनकी तसानीफ़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ उनकी शख्सियत के बारे में बताइएगा। अच्छा देखिए, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसा नाम हम जिसके साथ हमारी अकीदत और मोहब्बत जुड़ी हुई है। मेरी तो शहाब साहब से ऐसी मोहब्बत है कि मेरे दफ्तर की दीवारों में शहाब साहब की तस्वीरें और उनकी किताबों के जो टाइटल्स हैं वो भी मैंने कहीं फ्रेम करा के लगवाए हुए हैं। अच्छा, शहाब साहब जैसे फ़रा ने बताया, हम सब की कहीं ना कहीं यंग एज जो ज़माना जवानी या बचपन है जिसमें हमने शहाब साहब को पढ़ा और कुद्रतुल्लाह शहाब का शहाबनामा पढ़ा, उसने हम सब की ज़िंदगियों पर बड़े असर डाले। आप ये देखिए कि वो जो आप कह रहे हैं 1941 में उन्होंने सिविल सर्विसेज जो इंडियन कमीशन सर्विसेज थी वहां से अपना एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया। कितने ऐसे लोग होंगे जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो पाकिस्तान बनने के बाद जिन्होंने सर्व किया होगा, लेकिन नाम अल्लाह ने शहाब साहब को दिया। क्यों नाम दिया? वो जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ते हैं उनका नाम रह जाता है। बेशक वो नाम जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगाने वाले नाम होते हैं उनका नाम रह जाता है। वो जो जुमला है ना कि बाकी से मोहब्बत बका पैदा करती है और फानी से मोहब्बत फना पैदा करती है। अच्छा, शहाब साहब का एक गैर मामूली जो कारनामा मैं कहूँ, वो किताबों से एक बड़ा कारनामा है। शहाब साहब ने बड़ी खामोशी के साथ अपनी संगत में कितने राइटर्स को
उनको रुझान दिया सूफीज़म का और मजहब की तरफ आने का। और उसमें से एक बड़ा नाम मुमताज मुफ्ती साहब का नाम है। मुमताज मुफ्ती साहब को 180 चेंज करने वाला कोई शख्स अगर था, और उनका वो पीर कहते थे, वो कहते थे हमारे पीर हैं, हमारे मुर्शद है। और उसके बाद आप देखिए अपने बाबा जी इशफाक अहमद साहब, बानो कुदसी, ये सब के सब किसी न किसी शक्ल में शहाब साहब के अकीदतमंद भी थे। कि इशफाक साहब कहा करते थे कि जो है शहाब साहब की शख्सियत बड़ी पुरसरार है, और उसमें कहीं ना कहीं एक सूफी और एक बाबा छुपा हुआ है, एक वली छुपा हुआ है, और उससे ज्यादा ताकतवर जो चीज थी वो इनका ओरा था। ये सब के सब मानते थे कि इनकी कंपनी में कहीं ना कहीं अल्लाह याद आने लग पड़ता है। जो बंदे का ख्याल है वो अल्लाह की तरफ चला जाता है, तो अल्लाह के साथ मोहब्बत है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही शाह साहब। जो मुझे जो लगा इनकी किताब, जैसे मैंने कहा बचपन में पढ़ी और फिर बार बार पढ़ी, फिर जब जिंदगी में जब कभी परेशान होने लगते हैं तो पढ़ते हैं कुछ ना कुछ और कुछ। मुझे इसमें से ये मिला एक वाकया जो उन्होंने लिखा है कि मैं डीसी थे, गुजर रहे थे, एक मोची जो एक सब्जी वाला बैठा हुआ था और आगे गुजर जाते हैं और फिर ख्याल आता है और वापस आके सारी सब्जी खरीद लेते हैं और उसके बाद मदद करने की नीयत से कि इस शख्स की मदद हो जाए, और आगे जाते हैं तो एक मोची बैठा हुआ है जो सर उठाता है और कहता है बच गया है जे ना खरीदा ते इत्थे ही जो है ना तू भी मांग रहा होता। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी इबादत जो है वो आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से अदा करते हैं तो ये सबसे बड़ी इबादत और हो सकता है ये इबादत आपकी बाकी तमाम इबादत से ज्यादा अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाए। अच्छा, आप देखें कि ये किताब जो शहाब नामा है ये कईयों को दीन का और सूफीज़म का रुझान देती है, यानी नेकी की ताकत मिलना, इसको पढ़ के कि आपने प्रैक्टिकली को नेकी करनी है और रब से डरना नहीं है। वो जो डर है वो शहाब साहब समझाते हैं कि वो दूर हो जाने का डर है। वो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो वो रिजेक्ट ही कर दे आपको। उसकी जो सबसे बड़ी मेहरबानी और अता है वो उसका रहीम और करीम होना है, और ये रहमत पे यकीन शहाब साहब की किताब से बढ़ जाता है। फिर शहाब साहब के जुमले और वाकयात बड़े मजेदार हैं। एक दफा वो मुमताज मुफ्ती साहब को कहने लगे कि मुफ्ती अगर कभी हार और जीत में से फैसला करना पड़े कि क्या करना है तो हार जाओ, क्योंकि जो हार जाता है वही बाद में जीत जाता है। तो ये छोटे छोटे उनके फलसफे, छोटे छोटे जो जुमले हैं, वक्त का पंछी और कह लीजिए नसीब, वो एक बार आता है और बाज औकात फिर वो जाता है और वापस ही नहीं आता। अब वक्त के पंछी को समझना कि ये लम्हा मौजूद, ये कितना अहम है, इसको समझना, और ये कितना ब्लेस्ड मोमेंट है जिसमें हम वक्त गुजार रहे हैं। फिर वो छोटे छोटी स्टोरीज से नरेट करना, छोटे छोटे वाकयात से रिलेट करना, किसी बड़े मैसेज को कन्वे करना, ये शहाब साहब की किताब शहाब नामे का कमाल है। जैसे उन्होंने हमें सिखाया है कि रूहानियत के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई चोला पहने हुए फ़कीर ही हो जाएं। फ़कीरी आप अहम सिविल ओहदों पे रहते हुए भी आप फ़कीर हो सकते हैं, दरवेश हो सकते हैं, अल्लाह वाले हो सकते हैं। अच्छा, इसमें चमगादड़ों का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। जब भी कोई ऐसी जिसे कहना चाहिए डिस्ट्रैक्शन आती थी तो उसको उन्होंने चमगादड़ों का नाम दिया है, क्योंकि वो कहते थे जब भी आप किसी सीधे रास्ते पे चल रहे हों तो चमगादड़ें आएंगी। अब मैं तो ज़िंदगी में अक्सर ये कहती हूँ जब भी कोई ऐसा वाक़या तो मैं कहती हूँ ओके चमगादड़। आई मीन ये आपको वो समझाते हैं कि जब आप ट्रैक पे चल रहे हो ये बातें कितनी अहम है हमारे लिटरेचर में। जो हमारी ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है ये कितनी अहम है कि ज़िंदगी को जीना है भरपूर, ओहदों पे भी काम करना है, ज़िंदगी में रहना भी है, और उसके बावजूद इस दुनिया से अलग थलग भी रहना है। अच्छा, ये देखें कि शहाब साहब की किताब और शहाब साहब की ज़िंदगी बताती है कि सफ़र अंदर का सफ़र है, बाहर का सफ़र नहीं है। बाहर से आपके ग्रेड 17 से 18, 18 से 19 और करते करते 20, 21, 22 तक आप जाते हैं, लेकिन अगर अंदर से आपका सफ़र नहीं, एक रूहानियत का सफ़र अंदर का सफ़र है, ये खैर का सफ़र है, ये बेज़रर होने का और फ़ायदेमंद होने का सफ़र है। अगर आपकी ज़ात से खैर नहीं मुंसलिक, आपकी ज़ात से आसानी नहीं जुड़ती, तो फिर आप कोई रूहानी नहीं है। दूसरा इनका ये भी कमाल है कि इन्होंने टाई कोट लगा के क्लीन शेव करके अल्लाह का रास्ता तय करके दिखाया कि इस रूप में, इस ओहदों पे बैठ के, इस मकाम पे पहुंच के भी आप सेवा और खिदमत कर सकते हैं और अल्लाह के नेक बंदे कहला सकते हैं और बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है शाह साहब। सबसे अहम मामला जो आज मुझे लगता है कि आज जो लोग कुदरतुल्लाह शहाब साहब का नाम पहली दफ़ा सुनते हैं, जो बच्चे, उनको मसला ये है कि अगर वो अदबी हलकों में जाएं तो हम नाम नहाद तरक्की पसंद हलके की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब कि कतराते हैं बात करने से। आप उनको कहना ज़रा शहाब साहब के ऊपर बात करनी है तो वो कहेंगे जी मेरे पास वक्त नहीं है या ये नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्टली जो है आके हिट करना शुरू कर देंगे। आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे हलकों में फंस जाते हैं जाके, जो नाम नहाद तरक्की पसंद हलके हैं? आप देखें कि मैं कोई तरक्की पसंद पे क्रिटिक तो नहीं करता, लेकिन शहाब साहब के शहाब नामे की हमें एक बात मान जानी चाहिए, तारीफ कर देनी चाहिए
कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में, वो मुल्क जिसमें हम कहते हैं किताब नहीं पढ़ी जाती, उस किताब के बारे में आपने प्रोग्राम का आगाज यहां से किया है कि हर घर में पढ़ी हुई है, हर दूसरे घर में पढ़ी हुई है। मेरी शहाबनामा किताब कई बार कोई ले गया, मैं फिर ले आया हूं, मैंने पढ़ी हुई, फिर ला के रख देता हूं कि ये वो किताब है जो कहीं ना कहीं हमारे जमाना तालिब इल्मी मैट्रिक स्कूल के जमाने में कहीं ना कहीं हमने इसको पढ़ा और हमें खैर का रुझान बढ़ा। इसने हमें ताकत दी कि आपने किसी भी हुलिये में रहते हुए खैर के सफर को छोड़ना नहीं है। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ जो मैंने उस किताब से सीखी वो ये थी कि कोई भी मुकम्मल परफेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग ये तरक्की पसंद हल्के की बात की हमजा ने, वो उनके कुछ फैसलों को, उनकी कुछ एफिलिएशंस को, उनकी कुछ पॉलिटिकल जैसे कहना चाहिए सोहबतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी सारी ज़िंदगी को जो है ना वो उसमें मशकूक खाने में डाल देते हैं। तो किताब और उनकी शख्सियत ये भी तो हमें बताती है कि दुनियादारी है, उसमें हो सकता है कुछ आप और, लेकिन आपकी शख्सियत, आपका ज़ाती सफ़र, आपकी रूहानियत जो है वो एक अलग चलेगी। ये जो हमारी तसानीफ में जिस्मानियत के साथ साथ रूहानियत है, इसका कितनी कमी महसूस करते हैं आप? अब जो लिटरेचर आ रहा है उसमें हमें क्या इस तरह के लिखने वाले, क्या इस तरह के ये एहसास दिलाने वाले कि सिर्फ दिल और दिमाग नहीं है, एक रूह भी है इंसान के अंदर और उसका भी सेहतमंद होना और उसका भी जागते रहना, जिंदा रहना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, ये किताब एक मकसद के साथ लिटरेचर है। ये लिटरेचर बराए लिटरेचर नहीं है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको पढ़ के जस्ट फैसिनेट करे आपको और आप आगे चले जाएं। इस सारे के सारे शहाबनामे में या बाकी किताबों में खास बात ये है कि ये एक मकसद के साथ लिखी गई हैं और पढ़ने वाले को अपने साथ जोड़ लेती हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने शहाबनामा पढ़ना शुरू किया है, मुकम्मल किए बगैर वो रह नहीं सके। उसकी वजह ये थी, कुछ ना कुछ आप में ऐसा खला था जो शहाबनामा पढ़ के ही फिल हुआ। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमारे खैर के सफर में पहला कदम शहाबनामा था, उसके बाद हम किताबों की तरफ आ गए, खैर की तरफ आ गए। कई लोग ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में हैं, वो रोल मॉडल मानते हैं। वो कहते हैं शहाब साहब की तरह हमें होना चाहिए कि हम ओहदों पे भी हैं और हमें खिदमत भी करनी है और हमें अल्लाह का रास्ता भी तय करना है, हमें दिल में तस्बीह भी चलानी है, हमारी निगाह भी झुकनी है और निगाह उठनी है तो उम्मीद के साथ उठनी है कि रब से उम्मीद लगानी है। तो ये सारे रूहानियत के सफर को शहाब साहब ने तय करके दिखाया और उनकी किताब, मेरा ख्याल है उसकी लाइफ शहाब साहब की लाइफ से कई गुना ज्यादा है, जो आज भी उनका हम दिन मना रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं, उनकी किताबों का तस्करा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कासिम अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का बने और हम ये दिन मना रहे हैं और ऐसे दिन हमें ज़रूर मनाने हैं ताकि ऐसे लोग जो शायद नई जनरेशन के सामने अभी तक नहीं आए हैं, जो उनसे आगाह नहीं है कि ऐसे नाम मौजूद हैं, हम आपको बताते रहेंगे कि इनको ज़रूर पढ़ें। उनकी एक चैप्टर शुरू होता है इस लाइन के साथ कि मुझे उससे मोहब्बत हुई जब उसे मरे हुए तीसरा दिन था। और ये जो है प्लेग जो फैला था उस वक्त इंडो पाक, जब अभी पार्टीशन नहीं थी, वो सारा वाक़या उन्होंने लिखा है। सो बहुत सारी खूबसूरतियाँ इसमें, एस्थेटिक खूबसूरती है, एक तसनीफ की खूबसूरती है, फिर आपकी रूह को, दिल को तो टच करता है, आपको इंस्पायर भी करता है आर्टिस्टिकली, आपकी रूह को जाके कोई चीज़। तो अगर आपके पास शहाबनामा नहीं है तो जाके लेके आएं, ज़रूर पढ़ें और आपकी शख्सियत में बहुत तब्दीली आएगी। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था, मौसम बदल रहा है, सो बाहर जो है उसकी आमद है, मगर ये बाहर जो है उस वक्त आपको जहर लगने लगती है अगर आपको इसकी वजह से एलर्जी हो जाए, इसकी वजह से आपकी फ्लू हो जाए, आपको टेम्परेचर जो है उसकी वजह से मसला होना शुरू हो जाए। कल मैं और फरा बात करते नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैंने कहा फरा मुझे बहुत नींद आ रही है। जब हम मीटिंग कर रहे थे ना तो फरा ने कहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये शायद मौसम तब्दील हो रहा है, तो इस मौसम के साथ कुछ खुराकें भी तब्दील हो जाएंगी। बिल्कुल, ये इसलिए आती है नींद क्योंकि नींद आने का आइडियल टेम्परेचर है 20 डिग्री। जब भी आप देखें 20 डिग्री के ऊपर आप होंगे ना, मतलब शाम और दिन और रात, तो आपको गुनूदगी, सुकून का एहसास होगा। इससे सोने के लिए हमेशा 20 डिग्रीज के अराउंड टेम्परेचर जो करने की कोशिश करें। फिर खुराकें अब क्या तब्दील करनी है? जो हम सर्दियों में गर्म खुराकें ले रहे थे उनको खाना है, नहीं खाना? और साथ सारा फारूकीन से पूछ लेते हैं। जी सारा हमजा पूछ रहे हैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं।
अभी जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपको अपनी खुराक भी चेंज करनी है। जो अवेलेबल जो अभी सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स चल रहे हैं उन्हीं का ही ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। कोशिश ये करें कि अब गर्म चीज़ों का उस हिसाब से उतना इंटेक ना करें। जैसे सूप्स वगैरह का हम लोग सर्दियों में बहुत इंटेक करते थे, वो ज़रा कम कर दें। थोड़ा कैफ़ीन का इंटेक भी ज़रा कंट्रोल कर लें अपना। और जो भी सीजनल इस वक्त फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चल रहे हैं उनको जिस तरह मौसम चल रहा होता है उसी हिसाब से आपको अपनी जो है खुराक चेंज करनी है। खुराक में भी बाहर रहनी चाहिए, लाल पीले नीले रंग के जी हाँ, जैसे जैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स मार्केट में आ रहे हैं आप उसी तरह के यूज़ करें। जो लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो सबसे बेस्ट हैं। सीज़न के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं उनके जितने बेनिफिट्स होते हैं ना वो ऑफ सीजन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के उतने बेनिफिट्स नहीं होते। फल वो कहते हैं गल वेले दी तो फल मौसम दा। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा सारा कि एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को और ये बाहर की आमद के साथ बहुत ट्रिगर हो जाती है। पोलन एलर्जी तो खास तौर पे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रही होती है। क्या खुराक के ज़रिए से भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं? खुराक से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम उसे कंट्रोल करें, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है उसे उतना नहीं कैटर कर सकते। इम्यूनिटी तो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें यह है कि आप हाई फाइबर फूड्स का इंटेक करें, साथ में प्रोटीन्स का अच्छा इंटेक हो जिसमें चिकन मटन बीफ का भी आप इंटेक कर रहे हो। लेकिन जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। तो इस वक्त जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चल रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम लोग जो है जिसका इंटेक करते हैं। और पानी की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों को फ्लू भी हो जाता है। मौसम ये जब चेंज हो रहा होता है ना तो फ्लू एंड बुखार का फ्लू भी हो जाता है। बिल्कुल, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हो या सर्दियों से गर्मियों की तरफ, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो सीजनल फ्लू और बुखार चढ़ रहा है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें कोशिश यही मैक्सिमम करें कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। इस तरह के फूड्स लें जो सीजनल इस वक्त चल रहे हों। फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फाइबरी फूड्स का इंटेक करें, जैसे होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें। ये जो हम लोग मैक्सिमम जो बाहर का खाते हैं ना, ये जो बेकरी आइटम्स हैं और ये जो प्रोसेस फूड्स हैं जैसे वाइट आटा जो घर में हमारे आता है या फिर ये जो वाइट ब्रेड हम खासतौर पे हर सुबह नाश्ते में जो इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो ड्रॉप करवा देती है। अच्छा ठीक है, अब हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ क्या करना है? उस पे हाथ कितना हमने रोक लेना है? फिर जैसे आप बात भी करती है चाय और कॉफी का, हमने क्या करना है? हम 3-3 4-4 दफा पी रहे हैं। जी, चाय कॉफी जो है दिन में 2 दफा करें मैक्सिमम। और अगर बहुत ज़्यादा भी आपको शौक है पीने का तो 3 कप से ज़्यादा नहीं। और कोशिश करें खाने के साथ नहीं पीना। अच्छा, जो लोग खाने के साथ चाय का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने से पहले ले रहे हो या बाद में ले रहे हो, वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। जो भी आप खा रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप साथ में कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक जो है आप वो ले रहे हो। तो वो जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है बाज़-औक़ात वो कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कि गरम बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें भी जो है आपको ये चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। दूसरा, पानी का इंटेक मैक्सिमम अपना रखें, ये है। और हमजा जो ड्राई फ्रूट्स आ गए मेरा ख्याल है वो हम ख़त्म करें, आगे ना लें। ड्राई फ्रूट्स ख़त्म नहीं करने। अच्छा। हाँ, 1 हैंडफुल आप ले सकते हैं गर्मियों में भी। बिल्कुल ले सकते हैं आप। जैसे सारों का 1 हैंडफुल या मिला के 1 हैंडफुल, ये मुझे बता दें बस। मिक्स करके। अच्छा, मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑलमंड्स भी लेने हैं तो आपने 10 ऑलमंड से ज़्यादा नहीं लेना। कंट्रोल क्वांटिटी में जब तक आप चीज़ें ले रहे हैं ना उसका आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप उसे ज़्यादा इंटेक करेंगे तो कैलोरीज इंक्रीज होंगी, फिर वही बात है वेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सारा, बहुत शुक्रिया आप आई और आपने हमें ये बताया है मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है तो हमने क्या खुराकें लेनी है क्या नहीं लेनी है और मौसम कैसा रहेगा, इतनी जल्दी तब्दील क्यों हो गया, ये हम महकमा मौसमियात वालों से ही जानेंगे। मुझे तो बारिशों का इंतजार है, बारिशें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल सही से बताइएगा। जनाब खालिद मलिक साहब तर्जुमान महकमा मौसमियात हमारे साथ हैं। सर, वो जो था कि सर्दियाँ थोड़ी तवील होंगी, AC चलाना पड़ रहा है, यहाँ से हम निकलते हैं और सीधा गाड़ी में AC चलाते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में बढ़ चुके हैं और उसकी मेन रीजन जो है वो ड्राई स्पेल। अगर आप ये देखें कि जनवरी फरवरी हमारे पास दोनों ड्राई स्पेल रहे और मार्च भी हम कोई इतना अच्छा नहीं देख रहे जिसमें हमको कोई बहुत ज़्यादा वेट नज़र नहीं आ रहा। मार्च का भी 2nd वीक थोड़ा सा मुझे वेट नज़र आ रहा है या फिर लास्ट में, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज जो है वो ड्राई चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। उस ड्राई की होने की वजह से आपके टेम्परेचर जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ते रहेंगे और जो नॉर्मली हमारे पास स्प्रिंग का सीजन होता है वो लग रहा है कि इस दफा काफी स्क्वीज हो जाएगा। अच्छा। और आपके पास जो समर है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी इस टाइम एक स्पेल हमारे पास मौजूद है नॉर्दर्न एरियाज में जो मैक्सिमम अगर साउथ पे गया तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या जेलम, सियालकोट तक जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो लाहौर या पंजाब के और डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कोई रेन दे। ये अगर हम इस पे देखें गूगल पे तो वो तो बता रहा है हमें कि शायद 50% चांसेस हैं इस्लामाबाद में कल बारिश के और संडे का 40% तक बता रहा है। तो वो आपकी प्रेडिक्शन और गूगल की प्रेडिक्शन है कुछ कि होगी बारिश, कुछ बूंदाबांदी सही इस वीकेंड पे?
नहीं, बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो एक्सपेक्टेड है, आज भी है, आज भी है, शाम भी है और कल सैटरडे को भी है, लेकिन संडे को नहीं है। कल सैटरडे तकरीबन 12-1 बजे के बाद मौसम खुल जाएगा और उसके बाद फिर वो सिस्टम जो है वो ईस्ट साइड पे मूव कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और खालिद मलिक साहब, हमें एक चीज, पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ जिस पे हम दोनों भी परेशान रहे कि हमें जो बताया गया था, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था, बिल्कुल भी मौसम वैसा नहीं रहा। जनवरी के आखिरी अशरे का कहा गया बारिशें होंगी, उस तरीके से बारिशें नहीं हुई। फिर ये जो वीक चल रहा है इसमें कहा गया था, फेब का जो आखिरी वीक था, इसमें बारिशें होंगी, नहीं हुई। इतनी तब्दीली क्यों आ रही है? आप क्या वजह देख रहे हैं कि पहले जो प्रेडिक्ट किया गया वैसा नहीं हो रहा? इसमें ऐसे है कि हमने शुरू में ये प्रेडिक्शन दी थी कि इस दफा विंटर में रेन्स हमारे पास कम होंगी, लेकिन जितनी कम हुई है उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि जो लग रहा था कि अगर 1-2 भी रेनी स्पेल आ गए तो टेम्परेचर को थोड़ा सा वो स्टॉप कर लेंगे। एक्चुअली जो सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन में जब आपके पास इस किस्म की वेरिएशंस चल रही हो तो आपके पास टेम्परेचर जो एक जगह पे स्टेगनेंट रहता है, अगर तो रेनी सीजन ऑफ एंड ऑन आते रहे तो वो उसको रोक सकते हैं। अदरवाइज इस दफा ड्राई स्पेल ज्यादा रहा जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जल्दी शूट अप हो गया। लेकिन जहां तक प्रेडिक्शन की बात है, हमने पहले भी ये कहा था कि विंटर में हमारे पास बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगी और वही पोजीशन चल रही है, ऐसा उसमें कोई नहीं। लेकिन जो आप एक स्पेल की बात कर रहे हैं उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रेन हुई है। बिल्कुल सही सर। पोल्यूशन उसका भी बताइएगा, एयर क्वालिटी का भी बता दीजिएगा कि वो क्या आप देख रहे हैं, और दूसरा बताइएगा पोलन काउंट्स का कि कितने आपके हाल में सूरत हाल जो है वो खराब हो चुकी है और कितने होने के इम्कान। नॉर्मली पोलन काउंट्स जो है वो इस दफा जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मार्च के सेकंड वीक में या फर्स्ट, क्योंकि सेकंड वीक में रेन के चांसेस हैं, तो रेन के बाद ही पोलन काउंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इस दफा भी वो नॉर्मल की तरह थोड़ा सा जो उनका ड्यूरेशन है वो नॉर्मली होता है 4 to 5 वीक्स, लेकिन वो जल्दी स्टार्ट होगा और वो थोड़ा सा वो भी प्रोलॉन्ग करेगा, एक आध हफ्ता उसमें भी। और पोलन के काउंट्स हैं वो नॉर्मली 40 to 50,000 तक जाते हैं और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस दफा भी इतने ही जाएंगे। और कराची में भी मौसम इसी तरह से रहेगा, बलूचिस्तान में भी मतलब ये ड्राई स्पेल ही चलेगा, वहाँ के बारे में भी कुछ बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है कि इस दफा कराची में पूरी विंटर में कोई रेन नहीं हुई और आने वाले जो मार्च है उसमें भी मुझे कराची साइड पे कोई रेन नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान की भी कंडीशन ऐसी है और ये इस दफा जो है स्पेशली जो बलूचिस्तान है वहाँ पे हम ड्राउट एडवाइजरी दे चुके हैं कि ये जो ड्राउट पोजीशन है ये भी परसिस्ट करेगी आगे आने वाले 2-4 महीनों में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया खालिद मलिक साहब हमें अपडेट कर मौसम की सूरत हाल के बारे में। छोट मुख्तसर सी बहार है, सो इसके जो 2-4 दिन है इनको एंजॉय कर लें PSL के साथ। बिल्कुल PSL के साथ। और अब PSL में एक रोज का वक्फा था, सबको आराम दिया गया, गोल्फ खेलने के लिए निकल गए थे क्रिकेटर्स। मुझे लगता है वो आराम आपको दिया गया। नहीं क्रिकेटर्स को दिया गया, वो समझ ही नहीं लग रही थी। जो दूसरे बारी आके करता था वो जीत जाता था, जो पहले बैटिंग करते थे बेचारे इतना स्कोर करके भी हार जाते थे। खैर आज 2 मैचेस होंगे, लाहौर कलंदर्स का मैच होगा मुल्तान सुल्तान्स के साथ, और दूसरा मैच है पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो दोनों मैचेस की बात कर लेते हैं। हमारे साथ इरफान स्टूडियो में मौजूद। कैसे हैं आप? आपको PSL का मजा आ रहा है? जी आप ठीक है। PSL का मजा आ रहा है, इतना टारगेट मिल रहा है और फिर चेज हो जाती है। अच्छी चीज़ तो ये है कि स्कोर अच्छे हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो चेज कर रही है वो जीत रही है, उससे इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। उसमें थोड़ा बहुत तो एलिमेंट आ रहा है ड्यू फैक्टर का भी। आल दो कि कराची का वेदर ऐसा नहीं है कि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बट देखने में आ रहा है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, जिससे क्या होता है कि बॉल ग्रिप करने में और सीम बॉलर को प्रॉब्लम आती है। या तो इनको चाहिए जिस दिन सिंगल आपका गेम है उस मैच को थोड़ा सा 1 घंटा पहले भी किया जा सकता है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि अगर 2 मैच है तो उस दिन तो शायद प्रॉब्ली पॉसिबल ना हो। मुझे तो लगता है कि अब जो टीम है ना वो टॉस पे ही सारी दुआएं लगा देती है कि अल्लाह करे टॉस जीते। अभी तक जैसे ही जो टीम ने चेस किया वो जीता, और जो टॉस जीत रहा है वो चेस कर रहा है। लेकिन दिन में जो रहेगा मैच उसमें भी यही सूरत हाल उसमें तो नहीं होगा, लेकिन ये कि सेकंड हाफ मेरे काफ़ी प्लेयर से कल बात हुई है, उन्होंने कहा कि सेकंड हाफ में वैसे भी जो है बैटिंग ज़्यादा कन्वीनियंट हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर उसमें देखा जा रहा है। मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर, इस मुकाबले के बारे में बताएं। ज्यादा अच्छे प्लेयर किसके पास हैं या एक तगड़ा और बराबर का मुकाबला हो? लाहौर कलंदर तो इस दफा मतलब है कि सरप्राइजिंग सारे उन्होंने अपने किस्मत बना दिए, खोल दिए। इसमें ओबियसली सबसे बड़ा जो फर्क है लाहौर कलंदर का और जो बाकी टीम का, वो मोहम्मद हफीज का है। जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते चले जा रहे हैं और विद द एज विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जिस तरह ग्रूम होते जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग है। और लाहौर कलंदर की अभी भी जो जितनी विक्ट्रीज हैं उसमें बड़ा वाइटल किरदार आपने देखा कि बाकी ऊपर से टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर भी आउट हो जाता है, तो वो अकेले ही स्टेबिलिटी
प्रोवाइड करते थे और टीम को जिता रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की आपने बात की, ऑन पेपर सबसे अच्छी साइड नज़र आती है मुल्तान सुल्तान की, बट अनफॉर्चुनेटली उनका क्या है कि कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, पर्टिकुलरली बॉलिंग के अंदर वो बड़ी मार खा रहे हैं कि बॉलिंग में उन्होंने कम्बिनेशन जो खिला रहे हैं, सुहेल तनवीर उनका बेस्ट बॉलर था लाल PSL का, इस दफ़ा बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक नज़र आ रहे हैं। फिर स्पिनर एक मैच में शायद अफरीदी के साथ गए, दूसरी दफ़ा उस्मान कादर को भी इंडक्ट किया, तो कोई मसला नहीं करना चाहिए। सुहेल उनके पास बाहर बैठ के बैठे का क्या करना है? बिल्कुल खिलाना चाहिए उनको, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा डेवलप करना चाहिए, बड़ा सीनियर मेंबर है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी वो क्रिकेट लीग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इसलिए कि विकेट लेके शायद पकड़े ना जाए इसलिए इनको इधर ही बिठा लो। अच्छा, और हफीज जो है आप कह रहे हैं कि वो ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन वो नजर आएगा क्योंकि वो कल उनकी एक स्टेटमेंट भी लगी हुई थी कि एज जो है ना उसको नहीं, खेल को देखें। बिल्कुल, सुनील गावस्कर ने भी यही कहा था 3S, स्किल, स्टेमिना एंड स्ट्रेटजी। अगर ये तीनों आपके पास हैं, और हम वैसे ही कहते हैं कि एज बिफोर ब्यूटी, लेकिन यहाँ पे तो हमें लग रहा है ब्यूटी बिफोर एज। इवन मिसबाह हक को भी देखे तो 43 की एज तक खेले हैं, तो अगर इफ़ यू आर फिट एंड यू आर परफॉर्मिंग तो फिर कोई रीज़न नहीं बनती। जैसे कुछ क्रिटिक्स ने हफीज़ पे लास्ट 2-3 ईयर्स पहले बहुत बात करना शुरू की थी कि इनको नहीं खेलना चाहिए और इसको भी शुएब मलिक को दोनों को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, बट उन्होंने परफॉर्म करे ना, और वो उन्होंने रिकॉर्ड बना डाला, हाईएस्ट स्कोरर है वो लास्ट ईयर T20 के। तो ये जब सारी आपको आप किस तरह बात कर सकते हैं? और सी कैटेगरी दे रहे थे उस पे आप, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि यार आप मोहम्मद हफीज को सी कैटेगरी में दे रहे हैं, जो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया हुआ उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ना, वो बात सामने आई। तो ये आप देखें क्या मोहम्मद हफीज को सी कैटेगरी में रख रहे हैं, ये कैसा फैसला था? दोनों चीज़ों के लिए बड़ी ज़रूरी है कि आपका बोर्ड अपने जो वाइटल प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मर हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, उनको इज्जत भी दे, ठीक है। प्लस उनकी तरफ से भी ऑब्वियसली रोल आता है कि वो भी इंस्टीट्यूट की रिगार्ड करे, बट मेरा ख्याल है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है एक चलानी पड़ेगी कैंपेन, प्लेयर्स को इज्जत दो। नहीं, ये पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंटल के कल्चर के अंदर ये बहुत ज़्यादा था कि प्लेयर बड़े डोमिनेट रहते थे, वो रादर देन कप्तान फैक्टर मोहम्मद रिजवान है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैच हार भी रहे थे तो बहुत कंपोज थे समझ के, और फिर कहीं पे फंस रहे तो शायद आफरीदी आ रहे थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, वो फैक्टर। और अगर हम इधर सुहेल अख्तर को देखें, साथ मोहम्मद हफीज मौजूद हैं, ये फैक्टर। आपको कप्तानी में, लीडरशिप में कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है? जी, रिजवान का जैसे हमने बात की कि रिजवान ने पहले T20 कप जिताया हुआ है और टेस्ट मैचेस के अंदर भी अभी रिसेंटली कैप्टनसी करके आया, तो रिजवान की को ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, अब काफ़ी टाइम से टीम के साथ है, फॉर्म बहुत अच्छी है, फॉर्म में वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल लेकिन एक चीज़ सिर्फ ये है कि जो हमने शायद लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि इतनी जल्दी आप टीम का जब कैप्टन चेंज करते हो तो इम्पैक्ट आता है, टीम को जेल होने में, कम्बिनेशन समझने में टाइम लगता है। शान मसूद लास्ट टाइम आपका बड़ा अच्छा कैप्टनसी की थी, ऑब्वियसली उनकी टीम में वैसे देखा जाए तो जगह नहीं बनती, और वो राइटली वो उनको चांस नहीं दे रहे क्योंकि जो उनके पास स्लॉट नज़र आ रही है बैटिंग ऑर्डर की, उसमें जगह नहीं आ रही है। इसमें सिर्फ एक मैं बात करना चाहूँगा वो कराची के हवाले से भी, कराची जैसे हमें सबसे ज़बरदस्त नज़र आ रही थी, मोराल बहुत हाई था। अब जो टीम जीतेंगी, अगर वो स्ट्राइक रेट नीचे खेलेंगी तो वो जीत नहीं पाएंगी, चाहे इंटरनेशनल सर्किट पे चाहे आपके डोमेस्टिक के अंदर। इमाम की भी हमने बात की थी सॉरी, कि उनका स्ट्राइक रेट भी जो था वो 100-110 का था, जो बाबर का भी यही था। बाबर हमें सबको मालूम है कि ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, चैंपियन बैट्समैन है, बट वो जो उनकी स्ट्राइक रेट है वो ODI वाली है, T20 वाली नहीं है। आप ये देखें ना कि पहले 6 ओवरों में 33 रन किया कराची ने, इवन दो के बाद में चले 213 का स्ट्राइक रेट था उसका। हाँ जी, और कितना अच्छा स्ट्राइक रेट था। और इवन हेल्स का देखें 21 पे 48 था, उनके 67 था 6 ओवर में उनका था। मैच तो मेरा ख्याल है उधर ही खत्म हो गया था, इवन दो के उन्होंने देखे आउट 2 होने के बावजूद भी उनकी एक जो उन्होंने 6 ओवर का जो उन्होंने आउटकम ले लिया था वो ही उनकी विक्ट्री में किरदार अदा किया। 217 का सरफराज का भी तो रहा था ना, सरफराज का या हफीज का रहा था? हफीज का 217 था और उसको नहीं मिला था मैन ऑफ द मैच, और ईजर लुइस ने 213 का स्ट्राइक रेट मारा था तो उसको मिल गया था। तो ये बहुत हमें नजर आ रही है चीजें। हाँ, ये ऐसे ही है बिल्कुल। ऑब्वियसली ये मैं उस इनिंग्स को बहुत हाई रेट करता हूँ क्योंकि देखिए जिस तरह आपके सारे सराउंडिंग के बैट्समैन पहले मैच में खासतौर पर बात करें आउट हो रहे थे, वो अकेले स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। सेकंड मैच में भी इसी तरह जिस तरह आके उन्होंने चार्ज लिया फ़खर के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त था। तो आपको ये देखना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट एनहांस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टीमें समझें कि हम वो ODI वाली क्रिकेट खेल के जीत जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, आसपास नहीं रह सकता। दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी का है कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ। कोयटा के हम कप्तान को देख रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो गुस्सा निकाल रहे हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स का मोराल कितना डाउन होगा। और पेशावर को देख लिया जाए कैसी उन्होंने क्रिकेट खेली है, फिर भी उनके साथ एक ऐसा मामला हो गया कि वो मैच जीतना चाहिए था। कोयटा का जहाँ तक बात है, सरफराज ऑन ग्राउंड ऐसे होते हैं। सरफराज को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो बाद में या ऐसे एग्रेसिव रहे। मेरा ख्याल है सबसे कूल कैप्टन किस्म का वो इंसान है।
तो वो ऐसी चीज़ नहीं है, वो हाइप होती है, ऑन द मोमेंट होती है, वो उस पर ऑफ द मोमेंट हुआ बाद में ख़त्म। जहाँ तक गेम की बात करें तो इनका काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं क्वेटा के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी बैटिंग के अंदर, टॉप ऑर्डर के अंदर मसला आ रहा है। अब तो वो भी चले गए हैं, क्रिस गेल भी, फफ डुप्लेसी आ चुके हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि फफ डुप्लेसी जैसा बैट्समैन है वो एंकर भी कर सकता है अपनी इनिंग्स को, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, बॉलिंग में बड़ी वीकर लिंक नज़र आ रही है इनकी कोयटा ग्लैडिएटर की। सिर्फ हसनैन का थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। अब देखते हैं स्टेन, हाँ स्टेन अब आ चुके हैं, तो देखते हैं कि वो मिलके कॉम्बिनेशन कुछ बेहतर होता है। एक भी नहीं जीत सके इसमें भी ज़ल्मी, नहीं अभी चांस बहुत ज़्यादा है। अभी तो सिर्फ 2 गेम्स हुई हैं, अभी तो काफ़ी मैच पड़े हैं, तो होपफुली वो अपने आप को रिकवर करेंगे। बड़ी सीजन टीम रही है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं इस वक्त। उनके लिए क्या करना है? कप्तान ही परफॉर्म नहीं कर रहा, उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कप्तान है। पेशावर ज़ल्मी के पास क्या ऑप्शंस हैं? हैदर ने तो बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, क्या नहीं 1-2 मैच में हो जाता है, वो भी काफ़ी सीजन बॉलर है। अभी असल में हो क्या रहा है कि जब वो बॉल जब ओबियसली जब सेकंड हाफ के अंदर आते हैं तो कुछ बॉलर्स की कंप्लेंट आ रही है, ग्रिप करने में थोड़ा सा मसला आ रहा है। दूसरा ये कि एक और मैं मिस्टेक देख रहा हूँ उसमें कुछ टीम्स के अंदर कि बॉलर्स को सही जगह पे यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे हारिस रऊफ है, वो बाद में बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं, उनको शुरू में करवाया जा रहा है। वहाँ खुद बाद में बॉलिंग करने वाले डेप्थ बॉलर हैं, ठीक है, 10-11 ओवर के बाद आते थे, वो अर्ली में कर रहे हैं। इसी तरह आपने नबी को देखा कि नबी की कितनी अच्छी बॉल स्पिन हो रही थी, उनको बहुत लेट लाया गया। अगर इमाद ने खुद उसने एक आउट करके फिर लेट आए इस्लामाबाद के मैच के अगेंस्ट। तो ये कुछ चीज़ों की कम्बिनेशन के अंदर नज़र आ रहा है कि वो बड़ा आपको वाइटर रहना पड़ेगा, बड़ा ऑन द टोज रहना पड़ेगा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन करने पड़ेंगे। अदरवाइज तो 1-2 ओवर आपको गेम ले जाता है, जिसमें अमर यमीन का ओवर आपकी गेम को किधर ले गया। प्लेऑफ्स में तो 50% जा रहे हैं और फाइनल में 100% जा रहे हैं। जी जी जी। तो प्लेऑफ देखने जा रहे हैं आप या फिर फाइनल देखने जा रहे हैं? वो हम बना लेंगे प्लान। हम प्लान इंशाल्लाह कर लेंगे और इंशाल्लाह हम उसको देखने के लिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के मैचेस बहुत अच्छे होंगे और वो टीम जीतेगी जो अच्छा खेलेगी, ना कि वो टीम जीतेगी जो दूसरे नंबर पे आके खेलेगी। बहुत शुक्रिया इरफान, आप RPSL के हवाले से जो है हमें अपनी माहिराना राय दे रहे थे। अब क्रिकेट स्टेडियम्स की हम बात करें, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम जो हैं वो भी सबकी नज़रों में आ गए। बिल्कुल सही, स्लो काम हो रहा है लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान का पहला डबल स्टैंड क्रिकेट स्टेडियम अगले साल मुकम्मल होगा। पेशावर में अरबाब न्याज स्टेडियम की दुबई क्रिकेट स्टेडियम के तौर पे तजदीद का काम जो है वो जारी है और अगले साल अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी खेले जाएंगे। पेशावर में मौजूद हैं इरफान मूसाज़ई। जी इरफान, कितना काम हो गया स्टेडियम का, कितना बाकी है, कितना वक्त लगेगा? जी फ़रा और हमज़ा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में। पहले मैं इसकी तारीख़ आपको बताऊँ कि ये अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम जो है वो 1984 में तामीर किया गया था। यहाँ पर 25,000 तमाशाइयों की बैठने की गुंजाइश थी। अब तक जो है अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में 17 इंटरनेशनल वनडे मैचेस जो है वो खेले गए हैं, जबकि 7 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले गए। 2006 में जब इंडिया की टीम पेशावर यहाँ आई थी तो यहाँ पर फ्लैश लाइट्स पर जो है ICC ने इतराज़ उठाया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हुकूमती थी तो उन्होंने तो कोई तवज्जो नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता दौर में जो है वो यहाँ पर सूबे में PTI की हुकूमत थी और फरवरी 2018 में इमरान खान ने जो है इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। तो उस वक्त से रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है। ये पाकिस्तान में पहला स्टेडियम होगा जो कि डबल स्टैंड होगा। यहाँ पर जदीद सहूलियात जो है वो मैसर होगी। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का जो पवेलियन है उस पर भी तामीर का काम जो है वो जारी है। पाकिस्तान में पहला स्टेडियम होगा जो कि डबल स्टैंड होगा, नीचे और ऊपर जो है वो तमाशाई बैठ सकेंगे। यहाँ पर जो कंसल्टेंट है उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसकी कंप्लीशन की जो डेट है वो मार्च 2022 है। ना सिर्फ जो है अगले साल PSL के मैचेस यहाँ पर खेले जाने के इम्कानात है, बल्कि इंटरनेशनल टीमें जब पाकिस्तान आएगी तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्टेडियम तामीर किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट तामीर किया जा रहा है, तो बहुत जल्द जो है वो इंटरनेशनल मैचेस जो है वो भी यहाँ पर कराए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं स्टेडियम जब मुकम्मल होगा अगली दफ़ा PSL के मैचेस होंगे और फिर इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पर होंगे। और मैं तो चित्राल के स्टेडियम को भी आजकल देख रही हूँ, वो ग्राउंड को, चित्राल के ग्राउंड को जो हाई खूबसूरत है, और मेरा तो दिल चाह रहा है वहाँ पर भी एक मैच जो है होना चाहिए ताकि हम उसकी खूबसूरती भी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता होंगे। देखें जैसे आपके पास क्रिकेट वापस आ रही है, सियाहत वापस आ रही है, तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, अब तो क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और हम आपको मंडे को इंशाल्लाह मिल रहे होंगे, वीकेंड आपने एंजॉय करना है, लेकिन कल का दिन जो है ना आपने पूरा दिन कप हाथ में रखना है और वो भी चाय का, और साथ ये भी कहते रहना टी इज फैंटास्टिक। जो भी बनाया आपको पसंद नहीं भी आ रही है ना, घर में जो भी चाय बना के आपने कहना है टी इज फैंटास्टिक, क्योंकि कल हम टी इज फैंटास्टिक डे मनाने जा रहे हैं। इट वाज अ फैंटास्टिक डे जिसमें कि हमने दुश्मन को, जिसे कहना चाहिए, धूल चटा दी। अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए हर दुश्मन से,
और दुश्मनों के हर हमले को इसी तरह से नाकाम बनाए जैसे 2 साल पहले पाक फ़िज़ाइया ने इंडिया के हमले को जो है वो नाकाम बनाया था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। उस वक्त तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।